अर्थ ऑनलाइन। भविष्य में एक समय ऐसा आता है जब एक वर्चुअल रियलिटी गेम लॉन्च होता है, अर्थ ऑनलाइन। लेकिन ये सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि मानवता के भविष्य की परीक्षा है। जब असली दुनिया इस गेम से जुड़ जाती है तो जीवन एक रियल टाइम गेम बन जाता है, जहां लोग लेवल बढ़ाते हैं, स्किल्स सीखते हैं, आइटम्स इकट्ठा करते हैं और जमीनें जीतते हैं। मुख्य किरदार है आओ यांग शुओ, जो इस गेम का एक टॉप खिलाड़ी था। लेकिन जब उसे दोबारा जीवन शुरू करने का मौका मिलता है, रीबर्थ या पुनर्जन्म के बाद, वो अपने पिछले अनुभवों का इस्तेमाल करके फिर से एक नई दुनिया बनाना शुरू करता है। उसकी योजना है एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा करना, जहां वो इतिहास के मशहूर जनरलों को भर्ती करता है, रणनीति से युद्ध जीतता है और अपने दुश्मनों को मात देता है। टीम 2। संपादक लेव्स। उसके दिमाग में अभी भी पिछली घटनाएं गूंज रही थीं, किसी फिल्म की तरह बार बार चल रही थीं। आसमान खून से लथपथ था, युद्ध का मैदान फटा हुआ था और टूटे हुए हथियारों और कवच से अटा पड़ा था। घोड़े चिल्ला रहे थे, लगभग इंसानों की तरह, और हवा बह रही थी। हवा में बहे खून की मीठी गंध भर रही थी। कोई भी हिल नहीं रहा था। वे एक तनावपूर्ण टकराव में आ गए थे। जीवन और मृत्यु के भाई, जो एक पल पहले कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, अब एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा रहे थे। इस पल में हवा भी दृढ़ हो गई थी। लड़ाई के केंद्र से कुछ ही दूर एक बड़े और घिनौने आदमी का शव पड़ा था, जो एक बड़ी लड़ाई में खून से सना हुआ था। वह ब्लैक विंड हाउस का नेता, किंग लेवल का मास्टर, गेम में खलनायकों की 6 डोर लिस्ट में 19वें नंबर पर था, सॉन्ग हेटा था। लाश के नीचे उसके चारों ओर एक शक्तिशाली खजाने की बैंगनी चमक चमक रही थी, जो दावा किए जाने का इंतजार कर रही थी। क्यों? एक सुंदर युवक बोला, जो लंबा और सीधा था, मजबूत कवच पहने हुए था और शक्तिशाली गियर पहने हुए था, और अपने खास क्लाउड ड्रैगन हेलबर्ट को हाथ में लिए हुए था। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जमीन पर आधा घुटनों के बल झुका हुआ था, उसका खून से लथपथ फरसा उसे सीधा खड़ा किए हुए था। खून उसकी छाती से बह रहा था, जो उसके कवच में समा रहा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि घाव दरअसल एक छोटे से, एक हाथ से मारे गए ब्लेड से था, जो उसकी पीठ से होते हुए उसकी छाती में घुस गया था। फरसे के वार से हैंडल कट गया था। उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसकी दाढ़ी काली थी, भौहें मोटी थीं और आंखें बड़ी और गहरी थीं। उस आदमी ने मित्रल चेनमेल पहना हुआ था और एक सुनहरा भाला तैयार रखा हुआ था। उसकी कमर के बाईं ओर एक खाली म्यान था, जो ठंडा और अकेला था, और ऐसा लग रहा था मानो वह देखने वालों को वास्तविकता की क्रूरता के बारे में बता रहा हो। एक बेहतर जीवन जीने के लिए, बूढ़े आदमी की कर्कश आवाज ने जवाब दिया। उसकी आवाज दृढ़ थी, मानो सवाल का जवाब देने से ज्यादा खुद को अपने कामों के बारे में समझाने की कोशिश कर रही हो। ये शब्द कहने के बाद उसने बोलना बंद कर दिया और शांति से अपने सामने मरते हुए युवक को देखता रहा। हाँ, उसके लिए। युवा व्यक्ति का चेहरा उपहास से भरा हुआ था, लाश के नीचे कवच की ओर इशारा करते हुए। सिर्फ प्लेटिनम स्तर के उपकरण के लिए, हा हा हा, वाकई हास्यास्पद है। उसकी आवाज ठंडी और तीखी हो गई। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतना जादू है कि लोगों के दिमाग को इस तरह से हिलाया जा सकता है। जो हमेशा मेरी पीठ पर नजर रखता था, मेरा आदरणीय भाई, उसने पलटकर मुझ पर वार किया। तुम एक ऐसे व्यक्ति थे जिसका हर कोई सम्मान करता था, और तुमने अपनी सारी गरिमा त्याग दी। वह बहुत कमजोर था, लेकिन उसकी काली आंखें अभी भी साफ और तीखी थीं। लेकिन अब उनमें आत्मनिंदा की भावना थी, जो पहले नहीं थी। बड़े भाई, चाहे कुछ भी हो, अंत में ये केवल एक खेल है। एक दिन हमें यहां से निकलकर वास्तविक दुनिया में वापस जाना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी। हमारे भाईचारे का अंत, 5 साल की दोस्ती, खेल में एक कीमती उपकरण गिरने से भी कम मूल्यवान होगी। माफ करना, तीसरे भाई। उसकी आवाज अभी भी शांत और भावशून्य थी। हा हा हा, सॉरी, हा हा, बहुत हास्यास्पद। बड़े भाई, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें ऐसा कहूंगा। लालच मूल पाप है, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। युवक असामान्य रूप से शांत हो गया, उसके चेहरे पर भावना का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखें समुद्र की तरह चमकीली थीं, असीम और अथाह। देखने वाले लोग उस चेहरे को पहचान गए, जिसके कारण उसे दो मुहा दानव नाम दिया गया। जब वह ठंडा होता था तो वह अपने दुश्मनों के लिए भयानक होता था, जब वह गर्म होता था तो अपने दोस्तों के लिए वह वसंत की हवा की तरह ताज़ा होता था। लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसने बूढ़े आदमी से ठंडे स्वर में कहा। उसने तलवार को पकड़ लिया, जो उसके शरीर में घुसी हुई थी, उसके हाथ की हथेली से खून बह रहा था। चेहरा पानी की तरह शांत था, उस पर कोई लहर नहीं थी। उसने दर्द को अनदेखा करते हुए तलवार खींची।
मांस के फटने के साथ तलवार उसके शरीर से दिल के खून की फुहारों के साथ बाहर निकल गई। एक खूनी फूल युद्ध के मैदान को एक शांत पल के लिए सुशोभित कर रहा था। और स्क्रीन जम गई। तारांकन 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 तारांकन। खून से लथपथ आसमान, आसमान की ओर, ऊपर की ओर छलकता खून का एक झोंका, इतना छोटा, इतना जिद्दी, मानो यह कोई और हो। ओयांग शुओ चुपचाप देखता रहा कि वह जमीन पर गिर गया और फिर खड़ा नहीं हुआ। खून बहता रहा और आखिरकार मर गया। यह पहली बार नहीं था जब ओयांग शुओ का पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे दर्दनाक समय था। पुनर्जन्म का मतलब था कि सब कुछ नए सिरे से शुरू हुआ। अन्य खेलों के विपरीत इस गेम में हर मृत्यु पर आप सब कुछ खो देते हैं। आपका चरित्र स्तर साफ हो जाता है और आपका उपकरण खो जाता है। यह सबसे क्रूर अंतिम मृत्यु दंड था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं इस विश्वासघात से हार नहीं मानूंगा। मैं वह सब कुछ वापस पा लूंगा जो मैंने खोया है। अपनी बहन के बारे में सोचते हुए, जिसके शहर से वापस आने का वह इंतजार कर रहा था, ओयांग शुओ ने सभी विकर्षणों को एक तरफ रख दिया, अपने दिल में अपनी प्रतिज्ञा को सील कर दिया और धीरे से अपनी भारी पलकें खोली। उसके ऊपर एक बेदाग सफेद छत थी। दीवारें धातु की और चिकनी थी, एक चीज को छोड़कर खाली। जिस बिस्तर पर वह लेटा था, उसके अलावा कमरे में कोई और फर्नीचर नहीं था। यह बेहद सादा था। उसके सामने वाली दीवार पर एक गेम पोस्टर था और बस इतना ही। यह कहाँ है? ओयांग शुओ ने उलझन में जोर से पूछा। यह निश्चित रूप से पुनर्जन्म हॉल नहीं था। पुनर्जन्म हमेशा मंदिर में होता था। मंदिर में पुनर्जन्म हमेशा भूतों की चीख पुकार के साथ होता था, राक्षसों की पुकार से घिरा हुआ था, क्योंकि वह एक नए जीवन की रोशनी की ओर बढ़ रहा था। क्या उसे वापस वास्तविक दुनिया में भेज दिया गया था? यह सही नहीं था। अगर वह ऑफलाइन होकर वास्तविकता में वापस आ गया होता, तो उसे गेम रूम में लेटा होना चाहिए था, न कि अभी की तरह बिस्तर पर। उसकी आंखें बिना सोचे समझे उस गेम पोस्टर पर टिक गईं। उसके लिए किसी और चीज को देखना मुश्किल था और वह तुरंत दंग रह गया। पोस्टर बहुत जाना पहचाना था, वह उसे कैसे नहीं पहचान सकता था। ये 5 साल पहले के गेम का अनाउंसमेंट पोस्टर था। इंटरनेट के इतिहास में व्यक्तिगत साहसिक कार्य, क्षेत्र निर्माण और भव्य युद्ध को दर्शाने वाला इतिहास का पहला गेम, अर्थ ऑनलाइन, 1 जनवरी 2190 को आधिकारिक बीटा में प्रवेश करने की उम्मीद है, इसलिए देखते रहिए। उस आकर्षक प्रचार लाइन को देखकर ओयांग शुओ स्तब्ध रह गया और अचानक से वर्षों पीछे चला गया। 5 साल पहले यह उनका घर था। सुप्त यादें उसके मस्तिष्क में फिर से भर गईं, उसे खेल की दुनिया से दूर धरती पर वापस ले गईं। 2170 में पृथ्वी के कोर में असामान्य उतार चढ़ाव का पता चला। 3 महीने के परीक्षण और अवलोकन के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा की गई गणना एक भयानक निष्कर्ष पर पहुंची। 30 साल या उससे भी कम समय में कोर फटने वाला था। पिघला हुआ मैग्मा मेंटल से बाहर निकलेगा और पृथ्वी पर सभी जीवन को जला देगा। पृथ्वी सूर्य की तरह आग की दुनिया बनने जा रही थी। जब रिपोर्ट संघीय सरकार को भेजी गई तो हताशा में खलबली मच गई। हालांकि पिछले 200 सालों में अंतरिक्ष यात्रा का अच्छा विकास हुआ था, जिससे मानव जाति लंबी दूरी की तारकीय खोज और वर्महोल क्रॉसिंग करने में सक्षम हो गई थी, लेकिन मानवता को पृथ्वी जैसा कोई दूसरा जीवन ग्रह नहीं मिला था। एकमात्र अतिरिक्त ग्रही आधार मंगल ग्रह पर था और केवल सीमित आबादी को ही रख सकता था, जबकि उसे अभी भी ग्रह से सहायता की आवश्यकता थी। अगर पृथ्वी नष्ट होने वाली थी तो भी मानव जाति के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। विनाश की राह की पुष्टि होने के बाद सरकार ने सबसे पहले मंगल ग्रह को बदलने और उसे और अधिक रहने योग्य बनाने के विचार की ओर रुख किया। और फिर एक चमत्कार हुआ। अंतर्तारकीय खोजकर्ताओं की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आकाशगंगा में एक नया जीवन युक्त ग्रह मिला है। सरकार के पास जश्न मनाने का समय नहीं था और इसके बजाय उसने 3 महीने से कम समय में एक महान अंतर्ग्रहीय प्रवास योजना की योजना बनाई। मधुमेह प्रदेश, इसे देखें इससे पहले कि ये डिलीट हो जाए। अगर पेट का लटकना जल्दी से दूर करना चाहते हैं तो ये पढ़ें। नए ग्रह का नाम होप रखा गया क्योंकि यह मानव जाति का आखिरी घर था। व्यापक दहशत से बचने के लिए आप्रवासन योजनाओं को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। पूरी योजना को कई स्वतंत्र भागों में विभाजित किया गया था, जिसके लिए अलग अलग संगठन और विभाग जिम्मेदार थे। ये कहा जा सकता है कि संघीय राष्ट्रपति के अलावा पृथ्वी पर किसी अन्य व्यक्ति को पूरी योजना के बारे में पता नहीं था।
अर्थ ऑनलाइन योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो लोगों के लिए एक विकर्षण और नई आशा के रूप में कार्य करता था। स्वाभाविक रूप से खेल ने रहस्यमयी पर्दों की परतें चढ़ाईं। खेल की योजना और डिजाइन असंख्य खिलाड़ियों को समायोजित करने के लिए अनुकूलन और विकास करने की इसकी क्षमता और धारावाहिक टीवी श्रृंखलाओं के थकाऊ पुनर्लेखन से कहीं अधिक कथानक के लिए इसके दावे कोई भी उन्हें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त विवरण नहीं पा सका। गेम का टेम्पलेट पूरी दुनिया को टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिसमें क्षेत्र को 10 गुना बढ़ाया गया था। गेम डिजाइन टीम केवल कोडिंग आर्किटेक्चर और गेम मोड डिजाइन के लिए जिम्मेदार थी। विशिष्ट गेम दृश्य और एनपीसी उनके टेम्पलेट के लिए ऐतिहासिक डेटा पर आधारित थे। असली डिजाइन टीम राष्ट्रीय ऐतिहासिक अभिलेखागार होगी, जिसमें सभी वीडियो सामग्री, पाठ सामग्री और सांस्कृतिक कलाकृतियां प्राथमिक गेम होस्ट या में स्कैन की जाएंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो गेम की देखरेख करेगी। यहां तक कि डिजाइनर और प्रोग्रामर भी अपने विशिष्ट कार्यों और डिजाइन मापदंडों के बाहर गेम को नहीं जानते थे। 15 साल बाद 2185 में अर्थ ऑनलाइन के पहले गुप्त परीक्षण शुरू हुए, जिसमें सभी प्रतिभागियों को सख्त गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर करने थे। स्वाभाविक रूप से इन शुरुआती परीक्षण स्लॉट के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा थी, जिनमें से कुछ खूनी भी थे, लेकिन ये सब चुपचाप दबा दिया गया था। खेल की सापेक्ष निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए गया ने एक नई भूमि बनाई और मापा गया नक्शा आधिकारिक खेल सामग्री में दिखाई नहीं दिया। बंद बीटा के माध्यम से गया खिलाड़ियों के खेल व्यवहार और एनपीसी प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण कर सकता था। पहले हाथ के अवलोकन डेटा की विशाल मात्रा का उपयोग करते हुए गया ने विश्लेषण और सारांश जारी रखा, लगातार खेल सेटिंग्स को समायोजित और परिपूर्ण किया। भागीदारी बैचों में की गई, प्रत्येक सत्र 6 महीने तक चला। हर बार परीक्षण करने वाले एक जैसे नहीं होते और खेल की सामग्री भी एक जैसी नहीं होती। 4 साल और कुल 8 बंद बीटा के बाद गया ने गणनाओं और निगमनात्मक गणनाओं के पूरे 1 साल के लिए खेल को पूरी तरह से बंद कर दिया। 1 जनवरी 2190 को आधिकारिक सार्वजनिक बीटा के लिए निर्धारित किया गया। एमएमओआरपीजी उद्योग में कोई भी, यहां तक कि खेल पर काम करने वाले अंदरूनी लोग भी निश्चित नहीं थे कि क्या होने वाला था। 20 दिसंबर 2189 को अर्थ ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई। इसे 3 मानक खंडों में विभाजित किया गया था: डेटाबेस, मॉल और फोरम। डेटाबेस में गेम आर्किटेक्चर के बारे में केवल बुनियादी जानकारी थी और गेम के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं थी। मॉल में बिक्री के लिए एकमात्र वस्तु गेम लैंडिंग केबिन थी, जिसकी कीमत 1 लाख क्रेडिट थी। महंगी कीमत ने बहुत से आम खिलाड़ियों को हतोत्साहित किया। खेल की जानकारी की कमी के साथ साथ पोस्टर जारी करने और कुछ ग्राफिक्स दिखाने के बावजूद खेल के प्रचार ने कोई खास प्रभाव नहीं डाला, बस कुछ नोट बटोरे कि यह थोड़ा असामान्य हो सकता है। पुनर्जन्मकर्ता के रूप में ओयांग शुओ को पता था कि असामान्य विपणन कई शामिल पक्षों और संघीय राष्ट्रपति के बीच समझौते का परिणाम था। इसका उद्देश्य बहुत सरल था और वह था खेल में आम खिलाड़ियों द्वारा प्रारंभिक नामांकन को धीमा करना, ताकि उनके कर्मचारियों को जल्दी पहुंच मिल सके और बाद में आने वालों के खिलाफ खेलने का लाभ मिल सके। बेशक ऐसा लाभ पाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये कीमत इतनी ज्यादा थी कि सबसे कट्टरपंथी पार्टियां भी सालों बाद जब सच्चाई सामने आई तो कुछ नहीं कह सकी। दरवाजे पर दस्तक ने ओयांग शुओ के दिमाग में चल रही यादों की नदी को रोक दिया। भाई, तुम बड़े आलसी हो, उठो। बिंग र भूखा भूखा है। ओयांग शुओ ने अपने बिस्तर पर पड़ा सेल फोन उठाया और समय देखा। 28 दिसंबर 2189। ये खेल शुरू होने से 3 दिन पहले की बात है। वे कितने शानदार पल थे, सब कुछ एक नए जीवन की तरह था। अतीत में जो कुछ भी हुआ है वो एक सपना है, उसे हवा के साथ मरने दो, ओयांग शुओ ने सोचा। पुनर्जन्म के बाद खेल के बारे में उसका ज्ञान और खिलाड़ियों और उनकी सभी ताकतों से परिचित होना, अपनी खुद की अच्छी प्रतिभा के साथ, ओयांग शुओ का मानना था कि जब तक वह प्रयास करता रहेगा वह खेल में एक नई दुनिया बनाने में सक्षम होगा, अपनी बहन और खुद के लिए एक आश्रय। उस दुनिया में वह अपनी बहन को कभी अकेला नहीं रहने देगा। इतना ही नहीं, वह बिंग र को खेल में राजकुमारी बनने देगा, एक असली राजकुमारी। अच्छा बिंग र, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने के लिए जाग रहा हूँ। ओयांग शुओ को पता ही नहीं चला कि कब वह इतना तनावमुक्त और खुश हो गया। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ऑनलाइन दुनिया अध्याय 2 साझा करना। ऑनलाइन दुनिया साझा करना। फ्रॉम द वेब। पावर्ड बाय ज़र्गनेट। सो मच वॉज रिवील्ड इन नैटली वुड्स ऑटोप्सी। अध्याय 2 साझा करना। अनुवादक टीम 2।
संपादक जून नोट। मैं सेलफोन और पर्सनल कंप्यूटर के स्थान पर हैंडब्रेन शब्द का प्रयोग एक ऐसे पर्सनल और पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए करता हूं जो कि एक साधारण फोन से एक कदम आगे है और 200 साल बाद के तकनीकी समाज के लिए उपयुक्त है। और जाहिर है कि केएफसी आज से 2 शताब्दी बाद भी कारोबार में है। ओयांग शुओ के उठने के बाद उसका बिस्तर और चादरें चुपचाप उसके कमरे की दीवार में सिमट गईं, पीछे फर्नीचर का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं दिया। वह एक उच्च प्रौद्योगिकी वाला समाज था जहां सब कुछ आधुनिक और चतुराई से एक साथ रखा गया था। वह अपने माता पिता के घर में था, जो कि एक बहुत ही आलीशान घर था। वह लिविंग रूम में आया और वहां उसकी बहन ओयांग बिंगर सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी और दयनीय दृष्टि से उसे देख रही थी। इस साल बिंगर सिर्फ 8 साल की थी, गुलाबी कपड़े पहनती थी और उसके गोल मटोल छोटे गाल थे जिन्हें देखकर लोग उसे चुटकी लेने से खुद को नहीं रोक पाते थे। उसने काले रंग की पोंचो शर्ट, टाइट पैंट और छोटे पैरों के साथ लाल रंग के जूते पहने हुए थे, जो इतने प्यारे थे कि उसे देखते ही दिल फटने जैसा लगता था। भाई हमेशा आलसी रहता है, वो आज बिंग र से भी देर से उठा। शर्म शर्म। छोटी लड़की उसे डांटने के बाद उठ खड़ी हुई, उसकी आंखें घूम रही थीं। उसने 1-2 बार दरवाजे की ओर देखा और अपने चेहरे से चतुराई भरी नजर को छिपाने की कोशिश की। भाई और बहन एक दूसरे से बहुत परिचित थे और उसकी आंखों में एक नजर से ओयांग शुओ को पता चल गया कि वह क्या सोच रही थी। आज सप्ताहांत था, इसलिए उसे काम नहीं करना था। कल उसने बिंग र से कहा कि वह उसे खेलने के लिए खेल के मैदान में ले जाएगा। उस वादे की वजह से आलसी वह, जिसे हर दिन उसकी वेकअप कॉल की जरूरत होती थी, चौंक कर जल्दी उठ गई। उसने किसी तरह का मेकअप भी किया। ओयांग शुओ ने उसे चिढ़ाया नहीं, बल्कि सोफे पर जाकर बैठ गया। फिर उसने छोटी बच्ची को उठाया और उसे अपनी गोद में बिठाया। उसने अपनी ठुड्डी उसके माथे पर रगड़ी, जिससे वह खिलखिलाकर हंसने लगी और उसकी खुरदरी दाढ़ी उसे गुदगुदाने लगी। बुरा भाई, तुम मुझे धमका रहे हो। बिंग र हंसा। खैर, आज सुंदर छोटी राजकुमारी वास्तव में बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद हम खेलने के लिए खेल के मैदान में जाएंगे, ठीक है? एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सुनकर कि उसका भाई अपना वादा नहीं भूला है, छोटी लड़की इतनी जोर से मुस्कुराई कि उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने उसके गाल पर खुशी से एक चुंबन दिया। अच्छे पल हमेशा क्षणभंगुर होते थे। उसने पूरा दिन उसके साथ बच्चों के खेल पार्क में बिताया, उसके बाद उसे केएफसी में ले गया और चिकन की एक पूरी बाल्टी खिलाई। अपने शानदार दिन के बाद बिंग र इतनी खुश और उत्साहित थी कि वह सो नहीं पाई। आखिरकार उससे तीसरी परी कथा पढ़ने के बाद वह आखिरकार सो गई। रात अब शांत हो चुकी थी। ओयांग शुओ के लिए यह अपने अतीत पर विचार करने और यह सोचने का अच्छा समय था कि अब वह अपने नए भविष्य के लिए क्या करने जा रहा है। वह निश्चित रूप से अपनी नौकरी छोड़ने वाला था। वैसे भी उसने वहां 6 महीने से भी कम समय तक काम किया था और उस जगह के प्रति उसकी कोई खास निष्ठा नहीं थी। जहां तक संपत्ति की बात है तो उसके पास सबसे कीमती चीज ये घर था जिसमें वह रह रहा था। उसके माता पिता का बैंक खाता उसके विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान उसके साथ रहा था, लेकिन वह खत्म हो रहा था। यही कारण था कि कॉलेज से स्नातक होने के तुरंत बाद उन्हें नौकरी मिल गई थी। लेकिन इस अत्यधिक मशीनीकृत और प्रौद्योगिकी चालित युग में 90% से अधिक काम मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ऐसे बहुत से लोग थे जिनके पास कोई नौकरी नहीं थी और वे काम पाने में असमर्थ थे। सरकार को सभी की बुनियादी सुरक्षा और जीवन शैली सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सामाजिक कल्याण प्रणाली विकसित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब एक एकल संस्था स्काईनेट को हर किसी और हर चीज पर कठोर और समान नजर से निगरानी रखने के लिए स्थापित किया गया था। इसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक फैला हुआ था और सामान्य अपराध स्काईनेट के मॉनिटर की हमेशा निगरानी करने वाली नजर के तहत काफी हद तक कम हो गया था। इसका कड़वा परिणाम ये हुआ कि समाज 2 स्तरों पर बंट गया। धनी और राजनीतिक रूप से जुड़े लोग, जो आमतौर पर राजनीतिक पदों पर बैठे बड़े समूहों या परिवारों से बने होते थे, और बाकी सभी। ये समाज का ऐसा विभाजन था जिसे दूर करना मुश्किल था। इसी समय लोगों की सामान्य आयु बढ़ रही थी। अवसादग्रस्त युवा पुरुष और महिलाएं अक्सर बच्चे पैदा करने के लिए अनिच्छुक थे और माता पिता बनने की अतिरिक्त लागत और मांगों को सहन कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप पिछले 20 वर्षों में दुनिया भर में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही। वैश्विक जनसंख्या घटकर 1 बिलियन से कम हो गई थी और उनमें से 40% बुजुर्ग थे। यहां तक कि चीन के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी कुल जनसंख्या घट रही थी। अभी ओयांग शुओ के पास अर्थ ऑनलाइन के लिए गेम केबिन खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे।
सौभाग्य से अपने पुनर्जन्म के कारण वह जानता था कि क्या होने वाला है, और इसलिए उसके पास ऐसी अंतर्दृष्टि थी जो दूसरों के पास नहीं थी। अंतरतारकीय आप्रवास शुरू होने के 1 साल के भीतर पृथ्वी पर सभी अचल संपत्तियां और आवास बर्बाद, निर्माण से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएंगे, बेकार। तदनुसार उसने अब उस घर को बेचने की योजना बनाई जिसमें वे अब रह रहे थे, और पैसे से रहने के लिए एक अस्थायी घर किराए पर लेने की योजना बनाई। इस बात को ध्यान में रखते हुए ओयांग शुओ ने अपना हाथ खोला, वो सर्वव्यापी व्यक्तिगत और पोर्टेबल कंप्यूटर जो अब पृथ्वी पर हर किसी के पास है। आधिकारिक रियल एस्टेट ट्रेडिंग साइट को जल्दी से ढूंढते हुए वह त्वरित बिक्री चैनल पर गया, कीमत को वर्तमान बाजार मूल्य से 10% कम पर चिन्हित किया और तुरंत इसे रियल एस्टेट लेनदेन केंद्र को बेच दिया। इस तरह का उन्नत सूचना समाज बहुत सुविधाजनक था। ओयांग शुओ को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी, सरकारी दफ्तर जाना तो दूर की बात थी। चूंकि उनकी सारी निजी जानकारी स्काईनेट में संग्रहित थी, इसलिए जब तक उनका हाथ का दिमाग उनके फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन को दोहरा सकता था, तब तक पूरे लेन देन को पूरा करने में केवल आधे घंटे का समय लगा। काम पूरा होने के बाद ओयांग शुओ के खाते में तुरंत क्रेडिट हो गया और 2 मिलियन से ज्यादा क्रेडिट बढ़ गए। देर रात और शांति का लाभ उठाते हुए ओयांग शुओ ने ऑनलाइन सही किराए के आवास की तलाश शुरू कर दी। बिंगर अभी भी प्राथमिक विद्यालय में था, इसलिए वे बहुत दूर नहीं जा सकते थे, न ही पास के जिले से आगे। इसके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल था। उनके द्वारा इनपुट किए गए उन्नत खोज मापदंडों के अनुसार सिस्टम ने तियानयुआन समुदाय में एक घर की सिफारिश की जिसमें 3 कमरे और एक लिविंग रूम था, जिसका मासिक किराया 3000 क्रेडिट था। संयोग से बिंग र ने तियानयुआन समुदाय के एक स्कूल में पढ़ाई की थी, जो उसके बहुत करीब था, जिससे ये बिंग र के लिए और भी सुविधाजनक हो गया। लेकिन घर साझा था, पट्टेदार खुद मालिक नहीं था, बल्कि एक किराएदार था, जिससे ओयांग शुओ को स्वीकार करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर, चलो देखते हैं क्या होता है का रवैया अपनाते हुए ओयांग शुओ ने वीडियो फोन डायल किया। फोन पर तुरंत एक 20 वर्षीय लड़की की छवि दिखाई दी, जिसका सुंदर अंडाकार चेहरा और पतली भौहें थीं। वह ऐसी दिख रही थी जैसे वह अभी अभी नहाकर आए हो, उसके बाल गीले थे और उसने गुलाबी बिल्ली के बच्चे की शैली का पजामा पहना हुआ था, जो अविश्वसनीय और अप्रत्याशित रूप से प्यारा था। ओयांग शुओ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार टीवी पर रोमांटिक धारावाहिकों के लिए पुरुष और महिला का एक साथ रहना अच्छी बात थी, लेकिन वास्तव में ये कुछ ऐसा था जो बहुत ही असामान्य था और शादी से पहले शायद ही कभी होता था। हालांकि ये लड़की महिलाओं से जो अपेक्षा की जाती है उसके विपरीत थी। उसने तुरंत उस पर पहल की। हेलो, आप कौन हैं? क्या आप मुझे किसी काम से ढूंढ रहे हैं? उसने उससे पूछा। नमस्ते, मैं किराए के नेटवर्क के जरिए आपसे जुड़ा था। मैंने जो किराए की जानकारी देखी वह मेरी जरूरतों के हिसाब से थी। मुझे नहीं लगा कि आप लड़की हैं। अगर यह असुविधाजनक है तो मुझे खेद है। ओयांग शुओ डिस्कनेक्ट करने के लिए तैयार था। उसे इस बात की बहुत कम उम्मीद थी कि इससे कुछ हासिल होगा। ओह, उसने जवाब दिया। उसे देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे पास यहाँ किराए के लिए 2 कमरे हैं, लेकिन आप अकेले हैं, ये थोड़ा अजीब है। उसने सीधे मना नहीं किया, बल्कि एक उचित सवाल पूछा। हाँ, मुझे खेद है, मैंने स्पष्ट रूप से नहीं समझाया। मेरी एक 8 साल की बहन है, उसका स्कूल आपके स्थान के पास है, इसलिए। ओयांग शुओ ने संकोच से कहा। ये सुनकर कि उसकी एक छोटी बहन भी है, युवती को बहुत तसल्ली हुई। ओह, उस मामले में तुम बहुत ईमानदार दिखती हो, इसलिए मैं सहमत हूँ। महीने का अंत होने वाला है, तुम किराया देने में मदद कर सकती हो। ही। यह इतनी सरलता से और अप्रत्याशित रूप से स्वीकार किया गया था कि ओयांग शुओ आश्चर्यचकित रह गया। वह सोच रहा था कि क्या वह अनजाने में इतना आकर्षक और सुंदर हो गया था कि उसे इतनी आसानी से मना लिया। उन्होंने किराए के विशिष्ट मामलों पर चर्चा की और नेटवर्क के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ओयांग शुओ को पता चला कि लड़की का नाम सुन शियाओयू था और वह जियाओ स्टेट यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर विभाग में जूनियर छात्रा थी। वह कल ही रहने के लिए राजी हो गया और फोन रखने ही वाला था कि उसने सुना, ही, आखिरकार मेरे पास किराया देने के लिए पैसे होंगे। उसके अहंकार और आत्म छवि को तुरंत झटका लगा जब उसे एहसास हुआ कि वह इतनी जल्दी क्यों राजी हो गई थी। तारांकन 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 तारांकन। अगली सुबह ओयांग शुओ ने बिंग र को बताया कि वे जा रहे हैं। बिंग र को पता चला कि वे एक खूबसूरत बड़ी बहन के साथ रहने जा रहे हैं,
और स्कूल के करीब, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने पूरी सुबह अपना सामान और कुछ सामान पैक करने में बिताए और उन्हें अपने नए घर में ले जाने के लिए मूविंग वैन बुलाई। वे जल्दी से तियानयुआन समुदाय में पहुंच गए और वास्तव में सुन शियाओयू को दरवाजे पर खड़ा पाया, अपने हाथ के मस्तिष्क को पकड़े हुए और उनका इंतजार कर रहा था। यह आश्चर्यजनक था कि वह इतनी विनम्र थी, प्यार को लेकर कंफ्यूज है। कन्फर्म करने का तरीका यहाँ देखें। मधुमेह को जड़ से मिटाने का तरीका मिल गया है, आजमाएं। बिंग र अपना छोटा गुलाबी बैग लेकर और बाघ की गुड़िया को हाथ में पकड़े हुए टैक्सी का दरवाजा खोल रही थी। बाहर निकलने के बाद उसने निडरता से चारों ओर देखा। उसे इस अजीब नए वातावरण से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसके हाव भाव में जिज्ञासा और शरारती इरादे थे। प्यारी सी बच्ची को देखकर सुन शियाओयू का स्त्री हृदय तुरंत द्रवित हो गया। वह जल्दी से आगे बढ़ी और अपनी बाहें फैला दी। वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। इधर आओ छोटी बहन, और मुझे तुम्हें गोद में लेने दो। बिंग र मुस्कुराए और एक कदम पीछे हटते हुए प्यार से बोली, सुंदर बहन, नमस्ते। मेरा नाम ओयांग बिंग है। बहन, आप मुझे मेरे भाई की तरह बुला सकती हैं। बिंग र। सन शियाओयू शर्मिंदा नहीं थी और उसने बिंग र पर उसके गले लगने से बचने के लिए कोई आरोप नहीं लगाया। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओयांग बिंग र, अच्छा नाम है। मैं सन शियाओयू हूँ, तुम मुझे सिस्टर शियाओयू कह सकते हो। क्या बिंग र को यहाँ अच्छा लगता है? मुझे ये पसंद है। यहाँ भी उतना ही सुंदर है जितना हमारा घर, लेकिन यहाँ एक और भी सुंदर बहन है। बिंग र बहुत खुश है, ही। बिंग र ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। सुन शियाओयू ने ओयांग शुओ के बारे में सब कुछ भूलकर उसे अपने दिमाग से निकाल दिया और फिर सीधे बिंग र का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले गई। बिंग र ने अपने भाई की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने केवल सिर हिलाया, मुस्कुराया और संकेत दिया कि उसे आगे बढ़ना चाहिए। वह चुपचाप शियाओयू के पीछे ऊपर चली गई। बिंग र को इतना प्यारा देखकर ओयांग शुओ के दिल में थोड़ी जलन हुई। उसने सोचा, शायद वह उसे जियाओ स्टेट यूनिवर्सिटी ले जा सकता है और उसके साथ घूम सकता है, एक सुंदर लड़की को आकर्षित कर सकता है जिससे वह शादी कर सकता है। हे मालिक, अपना सामान हटाओ। चलती वैन के ड्राइवर ने उसकी निजी कल्पनाओं को निर्दयतापूर्वक बाधित करते हुए पूछा। ओह हाँ, कृपया 15वीं मंजिल तक। हमारे सामने उन लड़कियों का पीछा करो, जल्दी से। ओयांग शुओ ने अपना सूटकेस छीन लिया और जल्दी से सुन शियाओयू का पीछा किया। तारांकन 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 तारांकन। सन शियाओयू कमरा नंबर 1503 में रहता था और अंदर आते ही उसे पहली बार लगा कि यह बहुत साफ सुथरा है। वहां 3 बेडरूम थे, एक मुख्य और 2 छोटे। वह छोटे बेडरूम में से एक में रह रही थी। ओयांग शुओ ने बेशर्मी से मुख्य बेडरूम पर दावा किया। बिंग एर उसके सामने दूसरे छोटे बेडरूम में रहती थी। उनके कमरे व्यवस्थित करने, उनका सामान और अन्य सामान लाने के बाद शाम के 5 बज चुके थे। सन शियाओयू के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके स्थानांतरण का जश्न मनाने के लिए ओयांग शू ने सभी को बढ़िया भोजन कराया। स्थानीय सुपरमार्केट से भोजन खरीदने के बाद शक्तिशाली शेफ ओयांग शू ने उसे ठीक करने के लिए रसोई भी संभाल ली। उसने हमेशा की तरह बढ़िया खाना बनाया। मछली, सुअर का मांस, मीठे और खट्टे सुअर की पसलियां, उबला हुआ गोमांस, भुना हुआ फेफड़ा और 7 या 8 अन्य व्यंजन। ये सब खाना पकाने से छोटी बिल्ली बिंग र को उसके काम के बीच में रसोई में घुसने की प्रेरणा मिली और उसके छोटे हाथों ने खाने के लिए पसलियां छीन ली। हालांकि उसने कहा कि वह उसकी मदद करने और स्वाद का परीक्षण करने के लिए ऐसा कर रही थी, ताकि उसे अपनी नई बड़ी बहन के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। शानदार डिनर के बाद वे तीनों लिविंग रूम में बैठ गए और बातचीत करने लगे और एक दूसरे के बारे में ज्यादा समझ हासिल की। बिंग र सोफे पर लेटी हुई थी, उसका पेट बाहर निकला हुआ था। अपने संतुष्ट चेहरे के साथ वह बेहद प्यारी लग रही थी। शियाओयू, तुमने किराए के लिए इतना बड़ा घर क्यों लिया है? एक दूसरे से और अधिक परिचित होने के बाद ओयांग शुओ को कोई संकोच नहीं था और उसने अपने दिल के किसी भी संदेह को दूर करने के लिए सीधे ये सवाल पूछा। ये लड़की एक अमीर व्यक्ति की तरह नहीं लग रही थी, किराया न दे पाने के बारे में बड़बड़ा रही थी। लेकिन उसने फिर भी 3 बेडरूम वाला घर किराए पर लिया। ये बेवकूफ़ी थी, है ना? ओह बड़े भाई ओयांग, इसका जिक्र मत करो। मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स को दोष दो जो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ चली गई हैं। मूल रूप से हम तीनों ने कॉलेज ग्रेजुएशन तक साथ रहने के लिए इस घर के पट्टे पर हस्ताक्षर किए थे। वे दोनों अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ रहने के लिए चले गए हैं, जिससे मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ।
किराया चुकाने के लिए मुझे वे कमरे किराए पर देने पड़े जिनमें वे रह रहे थे। अगर तुम समय पर हिस्सा देने नहीं आते तो मैं हर दिन इंस्टेंट रेमन खा रही होती, उसने आंखों में नाराजगी भरी नजर से समझाया। ऐसा लग रहा था कि अपने पूर्व रूममेट्स के प्रति उसकी चिढ़ काफी गहरी थी और वह उनके बारे में बात करना जारी रखना चाहती थी। ओयांग शुओ को पता था कि इस विषय पर लगातार पूछना शायद अच्छा विचार नहीं था, और उसने जल्दी से अपनी बातचीत को स्कूल के बारे में और अधिक मोड़ दिया। उन्होंने जियाओ स्टेट यूनिवर्सिटी से भी स्नातक किया था, इसलिए उन्हें वास्तव में सन शियाओयू के वरिष्ठ के रूप में देखा जा सकता था। इस प्रकार उनके पास बहुत सी बातें थीं जिनके बारे में वे बात कर सकते थे। 10 बजने से पहले ही सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। आखिरकार शांत हो जाने के बाद ओयांग शुओ को पता था कि वह कल से खेल खेलना शुरू कर सकता है। यह उसके नए जीवन की योजना का मूलभूत हिस्सा था। भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ ओयांग शुओ अपने पुनर्जन्म के बाद दूसरी रात सो गया। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ऑनलाइन दुनिया अध्याय 3 भूमिका बनाना। ऑनलाइन दुनिया C3 भूमिका बनाना। चौंका देने वाला। बिना व्यायाम के 2 सप्ताह में 26 किलो वजन कम करें। जब से मैंने इसका सेवन शुरू कर दिया है, शुगर कंट्रोल में बना हुआ है। अध्याय 3 भूमिका बनाना। अनुवादक रायन गोस्फ। संपादक रायन गोस्फ। सुबह सुबह ओयांग शुओ ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अर्थ ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट खोली। उसने सबसे पहले फोरम में जाकर देखा। उसने देखा कि वहां बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं थे, और उनमें से ज्यादातर पोस्ट इस बात की शिकायत कर रहे थे कि गेम केबिन कितना महंगा था। गोम चेनशी नामक एक सदस्य ने लेस देन व्यक्तिगत साहसी और राज्य निर्माण पथ के पक्ष और विपक्ष ग्रेटर देन नामक एक पोस्ट लिखी थी, जिसने ओयांग शुओ का ध्यान आकर्षित किया। पोस्ट में केवल सीमित गेम डेटा और पिछले गेमिंग अनुभवों का उपयोग किया गया था, और गोम चेनशी ने उल्लेख किया था कि लॉर्ड पथ के लिए खिलाड़ियों को क्षेत्र और संसाधन प्रबंधन में निपुण होने की आवश्यकता होती है, जबकि साथ ही साथ धन के निरंतर निवेश की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने औसत खिलाड़ी के लिए इसकी अनुशंसा नहीं की। अन्यथा यदि किसी के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है तो बिना किसी उपाय के पैसा खोना बहुत आसान था। इतनी सटीक भविष्यवाणी देखकर ओयांग शुओ को संदेह हुआ कि गोम चेनशी शायद बीटा टेस्टर है। उसने गोम चेनशी का आईडी नंबर लिख लिया और फिर फोरम से निकलकर सीधे मॉल एरिया में जाकर गेम केबिन ऑनलाइन खरीद लिया। केबिन में अलग अलग ऊंचाई और शरीर के आकार के अनुरूप अलग अलग मॉडल थे जिन्हें चुनने की जरूरत थी। उन्होंने ऑनलाइन रहते हुए जल्दी से भुगतान पूरा किया और उन्हें बताया गया कि उनका नया गेम केबिन उसी दोपहर डिलीवर कर दिया जाएगा। यह कोई हल्का फुल्का उपन्यास नहीं था जिसमें गेम खरीदने के लिए एमसी को कड़ी धूप में लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ता था। नहीं, ये निश्चित रूप से अतीत की बात थी। 100 से अधिक वर्षों से मूल रूप से सभी उत्पाद खरीदना अब ऑनलाइन किया जाता था। टीएल लेखक एक अन्य उपन्यास शूरा के क्रोध पर भी प्रकाश डाल रहे हैं, जो जी पर भी उपलब्ध है। दोपहर 3 बजे उनके नए केबिन की डिलीवरी के साथ दरवाजे की घंटी बजी। केबिन का पूरा हिस्सा सिल्वर ग्रे रंग का था और खूबसूरती से स्टाइल किया गया था, चिकना और उन्नत। ओयांग शुओ के निर्देशन में कर्मचारियों ने जल्दी से इसे ऊपर लाया और उसके बेडरूम में स्थापित किया। सन शियाओयू को डिलीवरी इतनी जल्दी आ जाने पर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आखिरकार इस जमाने में अनगिनत ऑनलाइन वर्चुअल गेम थे, इसलिए गेम खेलने के लिए गेम केबिन मिलना बहुत आम बात थी। अगला दिन नए साल का दिन था। ओयांग शुओ ने पूरा दिन बिंग र के साथ खेलने में बिताया। शियाओयू भी इसमें शामिल हो गई, जिससे बिंग र उत्साह से पागल हो गई। यह अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि ओयांग शुओ आमतौर पर बिंग र के अध्ययन और सीखने के बारे में बहुत सख्त थे। आखिरकार चाहे कोई भी युग हो, ज्ञान कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। ओयांग शुओ बिंग र को इतना बिगाड़ रहा था क्योंकि जब वह खेलना शुरू करता तो उसके पास उसके साथ कुछ भी करने के लिए बहुत कम समय होता। खेल के शुरुआती चरणों में नींव बनाने के लिए बहुत समय निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए खेल शुरू होने के बाद उसके पास उसके साथ बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं होता। अभी भी छुट्टी थी और वह उसके साथ कुछ समय बिता सकता था। तारांकन 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 1 जनवरी 2190 रात 8 बजे।
हजारों खिलाड़ी बेसब्री से अर्थ ऑनलाइन के आधिकारिक रूप से खुलने का इंतजार कर रहे थे। ओयांग शुओ ने अपना गेम केबिन खोला और देखा कि केबिन आधे ठोस जेल से भरा हुआ था, जिसके बीच में एक मानव के आकार का गड्ढा था। गेम केबिन के अंदर लेटने और दबाव को स्थिर करने के बाद चैम्बर को एक हल्की फुफकार के साथ बंद कर दिया गया। डिंग साइबलिंक तक पहुंचने की अनुमति। कंप्यूटर से एक सुंदर आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत कहा, अनुमति मिल गई। कनेक्शन स्थापित हो गया है। ग्राहक की व्यक्तिगत पहचान जानकारी प्राप्त कर ली गई है। क्या हम आपकी पहचान को सुरक्षित कर सकते हैं? आगे बढ़ो। एक सेकंड बाद ओयांग शुओ ने अपने शरीर पर एक तेज और छोटा सा वार महसूस किया। डिंग, व्यक्तिगत डीएनए नमूना संग्रह पूरा हो गया है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी से मेल खाता है। क्या हम लंबे समय तक ऑनलाइन खेलने के लिए पोषक तत्व पाइपलाइन खोल सकते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसे खोलो। कुछ ही देर बाद पोषक तत्व समाधान ट्यूब ने खुद को उसके बाएं हाथ में घुसा लिया। कंप्यूटर हर समय उसकी स्थिति पर नजर रखेगा और अगर उसके शरीर में भूख के लक्षण दिखाई देते हैं तो यह उसे जीवित और स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्वों को स्थानांतरित करना शुरू कर देगा। पोषक तत्व समाधान चैनल खोल दिया गया है। गेम केबिन पूरी तरह कार्यात्मक है। क्या खिलाड़ी खेल में प्रवेश करना चाहेंगे? हाँ। एक क्षण बाद एक तेज एहसास हुआ और ओयांग शुओ का दिमाग उसके शरीर से निकल गया, अनजाने में उसके सामने एक रंगीन भंवर की ओर खींच गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो ओयांग शुओ ने चारों ओर देखा और खुद को एक खुले मंडप में पाया, जिसमें न तो दीवारें थीं और न ही छत। उसके चारों ओर सिर्फ हल्की धुंध छाई हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी परिलोक में आ गया हो। ओयांग शुओ के सामने एक बहुत ही खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था और उसके शरीर के वक्रताएं उसके दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही जगह पर थे। उसके चारों ओर रिबन धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे, जिससे उसका स्वभाव शांत और अलौकिक लग रहा था। वह एक गेमिंग अवतार के लिए मानवीय कल्पना की सीमा थी। किंवदंती के अनुसार 80% पुरुष खिलाड़ी उसकी लाल पोशाक की सुंदरता के बंदी बन गए थे। पुनर्जन्म के बाद भी ओयांग शुओ को अपनी मंत्रमुग्ध निगाह से जागने में 10 सेकंड का समय लगा। वह जानता था कि परी वास्तव में स्काइनेट होस्ट एआई गया का अवतार थी। वह इसे केवल दूर से ही देख सकता था। अर्थ ऑनलाइन में आपका स्वागत है। कृपया अपने किरदार का नाम बताएं। नाम सिर्फ चीनी अक्षरों से ही बनाए जा सकते हैं। किसी भी तरह के प्रतीकों या किसी भी दूसरे अजीब अक्षरों की अनुमति नहीं है और अपमानजनक शब्दों या पदों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। उसके लाल होठों से निकलने वाले शब्द शहद से भी ज्यादा मीठे, बेहद मनमोहक थे। कियुए वहुई। ओयांग शुओ ने तुरंत जवाब दिया। उसने अपने पुराने पहचान पत्र का इस्तेमाल न करके एक नया नाम लेने का फैसला किया। ये काव्यात्मक नाम, जो एक प्रसिद्ध युद्ध कविता का हिस्सा था, एक ऐसे चरित्र के लिए जिसका जीवन युद्ध के मैदान में व्यतीत होगा, बेहद कलात्मक था। हे टीएल कियुए वहुई किन कविता का एक हिस्सा है जो इस बारे में बात करता है कि कैसे अधिकारी और सैनिक एक साथ लड़े। सिस्टम अधिसूचना आपका नाम नामकरण नियमों को पूरा करता है। इसे पहले नहीं चुना गया है। आपने अपने चरित्र का सफलतापूर्वक नामकरण कर लिया है। कृपया वह गेम मोड चुनें जिसमें आप खेलेंगे, एडवेंचर गेम मोड या लॉर्ड गेम मोड। आप केवल एक मोड चुन सकते हैं। लॉर्ड गेम मोड चुनें, ओयांग शुओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। अतीत में उन्होंने एडवेंचर गेम मोड चुना था, लेकिन इस बार स्वाभाविक रूप से अलग होगा। अब से 1 साल बाद सरकार कन्वेंशन एग्रीमेंट का खुलासा करेगी और खुलासा करेगी कि किंगडम बिल्डिंग खेल का सार था। प्रमुख शक्तियों के प्रतिनिधियों ने सभी ने लॉर्ड गेम मोड चुना था। विशेष चेतावनी, युद्ध के समय के अलावा लॉर्ड्स को अपने क्षेत्र छोड़ने की अनुमति नहीं है। क्षतिपूर्ति के लिए खिलाड़ी एडवेंचर उपपेशा अपना सकते हैं। लॉर्ड्स अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते थे। ये नियम केवल मुख्य सिस्टम तक ही सीमित था, जिसे प्राथमिक मानचित्र भी कहा जाता था। बेशक युद्ध क्षेत्र मानचित्रों में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी और लॉर्ड्स उनके भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। एडवेंचर गेम मोड को युद्ध और कार्य व्यवसायों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक खिलाड़ी केवल 2 में से एक चुन सकता था। चीनी क्षेत्र के लिए वर्ग रणनीतिकार, जनरल, शूरवीर, विशेषज्ञ, पुजारी, मरहम लगाने वाले और बेलिफ थे, इसलिए कुल 6 व्यवसाय थे। युद्ध के व्यवसायों में कोई और उन्नति नहीं हुई, हालांकि खिलाड़ी अपनी साधना पद्धति या हथियार स्वतंत्र रूप से चुन सकते थे। उदाहरण के लिए शूरवीर विशेषज्ञ व्यवसाय में 9 नजदीकी युद्ध हथियारों तक पहुंच थी, जो खंज, तलवार, चाबुक, गदा, टोनफा, हाथ की कुल्हाड़ी, जो युद्ध हथौड़ा और मॉर्निंग स्टार थे। साथ ही 9 लंबे हथियार, जो ब्रॉडस्वॉर्ड, भाला, कर्मचारी, कुल्हाड़ी, त्रिशूल, पाइक, हुक, तलवार, लांस और कुल मिलाकर 18 थे।
हालांकि यदि तलवार चलाने वाला कोई शूरवीर विशेषज्ञ तलवार चलाने की कोई तकनीक नहीं जानता, तो वह बहुत अप्रभावी होगा। काम के व्यवसायों में जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़ी सामान्य नौकरियां शामिल थीं। प्राथमिक व्यवसाय थे लोहार, दर्जी, चिकित्सक, वास्तुकार, प्रजनक, मछुआरे, किसान, पशु चिकित्सक, शराब बनाने वाले, रसोइये, बढ़ई, राजमिस्त्री, जहाज बनाने वाले और कई अन्य। लाइफस्टाइल क्लास में कोई चरित्र स्तर नहीं था, केवल कौशल स्तर था। लाइफस्टाइल खिलाड़ी मृत्यु के बाद भी अनुभव नहीं खोते थे। यह उन खिलाड़ियों के लिए एक प्रकार की सुरक्षा थी। जनरल का चयन करें, यह उनके पिछले जीवन में उनका पूर्व करियर था, एक परिचित मार्ग। सिस्टम अधिसूचना, व्यवसाय की पुष्टि, चरित्र विशेषताएं उत्पन्न करना, कृपया समीक्षा करें। ओयांग शुओ ने उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं की जांच करने के लिए सांख्यिकी पैनल खोला। नाम कियुए वही, शीर्षक कोई नहीं, क्षेत्र कोई नहीं, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, योग्यता 0/100, रैंक नहीं, पहचान नागरिक, व्यवसाय सामान्यतः उप व्यवसाय, स्तर 1/100, प्रतिष्ठा अज्ञात 0/100, प्रतिभा खुला नहीं, जन्मजात योग्यता प्रारंभिक मान यादृच्छिक रूप से उत्पन्न होते हैं, प्रति स्टेट अधिकतम 20 अंक, प्रति स्टेट न्यूनतम 5 अंक। मित्रवत सूचना, जन्मजात विशेषताओं को लेवल अप पॉइंट से नहीं बढ़ाया जा सकता है। उन्हें केवल विशेष गोलियों या खेती के तरीकों का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। शारीरिक संरचना 18, चरित्र की दृढ़ता और अस्तित्व, पर्यावरण के अनुकूल होने की क्षमता और क्यूई को संग्रहित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। समझ 20, साधना पद्धतियों को सीखने की गति और गहराई को प्रभावित करता है। भाग्य 5, अप्रत्याशित लाभ की आवृत्ति और हानि की संभावना को प्रभावित करता है। आकर्षण 8, एनपीसी के साथ प्रथम प्रभाव को प्रभावित करता है, साथ ही अचानक होने वाली अंतःक्रियाओं को सुझाने की कठिनाई को भी प्रभावित करता है। अर्जित विशेषताएं, प्रत्येक चरित्र के आंकड़े 5 प्रारंभिक बिंदुओं से शुरू होते हैं। प्रत्येक स्तर पर 2 अंक स्वतंत्र रूप से वितरित किए जाते हैं। हर 5 स्तर पर सभी आंकड़े 1 अंक से बढ़ जाते हैं। आपके पास किसी आंकड़े का उच्चतम अंक मूल्य 100 अंक हो सकता है। कमान 5, इसका युद्ध के मैदान पर युद्ध प्रभावशीलता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कितने सैनिकों को कमान दी जा सकती है, सैनिकों को कितनी आसानी से भर्ती किया जा सकता है, और युद्ध के मैदान पर सैनिकों के लिए प्रतिक्रिया समय। बल 5, विशेष हमलों की शक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। क्रिटिकल हिट रिपोस्ट की संभावना को प्रभावित करता है तथा जीत के साथ खिलाड़ी की प्रतिष्ठा में कितनी वृद्धि होती है, इसे भी प्रभावित करता है। इंटेलिजेंस 5, इसका सीधा असर बफ भीड़ नियंत्रण की अवधि के साथ साथ सैनिकों के लिए दृष्टि के क्षेत्र पर भी पड़ता है। हथियारों के विकास और उनके निर्माण समय पर भी इसका असर पड़ता है। राजनीति 5, क्षेत्रीय बाजारों और खेतों पर नीतियों का सीधा प्रभाव पड़ता है। कूटनीतिक वार्ता की सफलता को भी प्रभावित करता है। अतिरिक्त मुक्त विशेषता अंक 2, खेती की विधि कोई नहीं, कौशल बुनियादी एकत्रीकरण तकनीक, बुनियादी कूटनीति तकनीक, बुनियादी हथियार प्रवीणता, उपकरण कोई नहीं। ओयांग शुओ के जन्मजात आंकड़े काफी पक्षपाती थे। उनकी शारीरिक संरचना और समझ लगभग पूर्ण मूल्य की थी, जबकि भाग्य और आकर्षण मुश्किल से औसत थे। उच्च शारीरिक संरचना और समझ के साथ ये साधना विधियों में प्रशिक्षण में बहुत योगदान देगा। कम आकर्षण या भाग्य के साथ वह शायद खेल में बहुत बदकिस्मत होगा और रोमांच को ट्रिगर करने में कठिनाई होगी। कौशल कॉलम के लिए बेसिक गैदरिंग तकनीक सभी खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध एक सामान्य तकनीक थी। बेसिक डिप्लोमेसी तकनीक एक सामान्य लॉट तकनीक थी और बेसिक वेपन प्रोफिशिएंसी अधिकारियों के लिए एक सामान्य तकनीक थी। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित टिफेनी ट्रम्प का बेबी शॉवर अधिकांश लोगों के लिए एक फैशन दुर्स्वप्न था। वेटिकन के वो अंधेरे रहस्य जो आपको अंदर तक हिला देंगे। कौशल में कोई अंक नहीं था जिसे उनमें डाला जा सके। हालांकि दक्षताओं का एक आंकड़ा था जिसे केवल उनके बार बार उपयोग से ही प्राप्त किया जा सकता था। किसी कौशल को अगले स्तर तक अपग्रेड करने के लिए उसमें एक निश्चित स्तर की दक्षता की आवश्यकता होती थी। अर्जित विशेषताओं के लिए ओयांग शुओ ने अपने अधिशेष अंक कमांड और राजनीति के आंकड़ों में डालने का विकल्प चुना। एक राजा के रूप में कमांड और राजनीति उनके 2 सबसे महत्वपूर्ण कौशल थे। सिस्टम टिप, कृपया अपना जन्म स्थान चुनें। आप यादृच्छिक चुन सकते हैं या अनुमानित स्थान निर्दिष्ट कर सकते हैं। रोमांच को ट्रिगर करने का एक यादृच्छिक मौका है, लेकिन इसमें बहुत जोखिम है। खिलाड़ियों, कृपया सावधानी से चुनें। जन्म स्थान चुनना सिस्टम में एक छिपा हुआ जाल था। कई खिलाड़ी रोमांच का मौका देखकर अपनी चमकती आंखों से रैंडम चुनते थे।
उनके मन में एक गुफा में जन्म लेने, कुछ रहस्यमयी चीट पाने और खेल पर राज करने के लिए बड़ी बढ़त के साथ बाहर आने की कुछ कल्पनाएं थीं। लेकिन ज्यादा संभावना ये थी कि वे बाघ की मांद में खेल में प्रवेश करते थे और उन्हें तत्काल और शानदार मौत मिलती थी। 0.001% से भी कम खिलाड़ियों को एडवेंचर सिस्टम को ट्रिगर करने से भाग्यशाली मुठभेड़ या कुछ ऐसा ही मिला, और तब भी ज्यादातर एडवेंचर बहुत ही बुनियादी थे। अनुमानित स्थान चुनना वास्तव में चतुर खिलाड़ी के लिए एक गुप्त पुरस्कार था। लॉट खिलाड़ी अपनी विकास योजना के आधार पर अपनी पसंद बना सकते थे, अपने लिए उपयुक्त क्षेत्र का चयन कर सकते थे। साहसी लोगों को सीधे सिस्टम निर्मित इंपीरियल शहर के पास के क्षेत्र में नियुक्त किया जा सकता था, जिससे उन्हें इंपीरियल शहरों में से किसी एक में जाने की परेशानी से बचना पड़ता था। कृपया अनुमानित स्थान बताएं। खूबसूरत छोटी परी ने हाथ हिलाया और चीन के 3D मानचित्र का एक छोटा संस्करण सामने आया। समग्र चित्र वास्तविकता से अलग नहीं था, सिवाय इसके कि यह 10 गुना बड़ा था। इस चीन में राज्यों की कोई विस्तृत रूपरेखा नहीं थी, न ही इसमें राजवंश के चिन्हों का उपयोग किया गया था। इसके बजाय इस खेल ने 5000 साल के चीनी इतिहास को संक्षेप में प्रस्तुत किया और शाही राजधानी के रूप में 9 अलग अलग प्राचीन शहरों का चयन किया। ये शहर थे जिंगडू, ज़ियानयांग, चेंगडू, दाली, लुओयांग, चांगोन, ज़ियानयांग, जियानये और क्वांझोउ। इंपीरियल कैपिटल के क्षेत्रों के बाहर सभी जंगल थे, जानवरों, डाकुओं, बर्बर लोगों और शरणार्थियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जो उन्हें तलाशने के लिए साहसी लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी तरह लॉट खिलाड़ियों के क्षेत्र भी जंगल में बनाए जाने वाले थे। अपने क्षेत्र का निर्माण करने के लिए सभी बाधाओं को पार करने की आवश्यकता कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ओयांग शुओ ने वियतनाम के पास दक्षिणी गुआंशी में तट के पास अपना क्षेत्र चुना। जहां तक विशिष्ट स्थान की बात है, तो उसे खेल में प्रवेश करने और अन्वेषण करने के बाद ही पता चलेगा। सिस्टम नोटिस, आपका जन्म स्थान चुन लिया गया है। क्या आप विलेज बिल्डिंग क्वेस्ट शुरू करेंगे? विशेष सूचना, विलेज बिल्डिंग क्वेस्ट लॉट खिलाड़ियों के लिए अद्वितीय है। यदि यह प्रारंभिक कार्य विफल हो जाता है, तो खिलाड़ी गांव बनाने की योग्यता खो देगा और केवल एक साहसी के रूप में खेल सकता है। यह एक गैर अनिवार्य क्वेस्ट है। खिलाड़ी हार मानने का विकल्प चुन सकते हैं और अपने विलेज क्रिएशन टोकन को खोजने के लिए गेम में प्रवेश कर सकते हैं। खोज खोलो। गांव निर्माण टोकन लॉर्ड्स के सामने आने वाली पहली कठिनाई थी। गांवों को 4 ग्रेड में विभाजित किया गया था: कांस्य, लोहा, चांदी और सोना। शुरुआती गांवों में से 80% कांस्य ग्रेड के थे, लगभग 20% लोहा, 0.01% से कम चांदी, और पूरे चीन में केवल एक सोने का गांव निर्माण टोकन होगा। ओयांग शुओ को पता था कि चीन की प्रमुख सेनाओं के प्रतिनिधियों के पास गेम केबिन थे जो सरकार द्वारा प्रदान किए गए कस्टम संस्करण थे। उनके कस्टम संस्करण का एक फायदा था, वे विलेज बिल्डिंग क्वेस्ट को बायपास कर सकते थे और इसके बदले सिल्वर लेवल विलेज क्रिएशन टोकन प्राप्त कर सकते थे। ये सरकार और इन सेनाओं के बीच एक समझौते का परिणाम था, और इस विशेषाधिकार को और अधिक संतुलित करने के लिए गया के पास इस ग्राम निर्माण खोज में छिपा हुआ एकमात्र स्वर्ण ग्राम निर्माण टोकन था, जिसे किसी खिलाड़ी द्वारा खोजा जाना था। तारांकन फायदा, उनके लिंक का उसके संपर्क में आना। तारांकन सेंट बिल, चीन में सेंट को जियाओ नाम से जाना जाता है। तारांकन गुशु, यहाँ गुओ का मतलब देश और शू का मतलब तकनीक है। तारांकन 190 सेंटीमीटर 6 फीट से अधिक लंबा। तारांकन कुई झील, कुईहू, जिसका अर्थ हरी झील भी है। तारांकन 100 ड्यूआन बिल, 100 युआन उनका सबसे बड़ा बिल है। तारांकन दाओइस्ट फियर्स टाइगर, इस उपन्यास के लेखक। तारांकन नूडल्स, गेहूं से बने। तारांकन चावल, नूडल्स चावल से बने। तारांकन झांग, तियान, तियान, तियान का मतलब है मीठा। तारांकन बाजीक्वान, इसे 8 हाथ वाली मुट्ठी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मुझे बाजीक्वान ज्यादा अच्छा लगता है। तारांकन लॉन्ग तास, चीनी ओपेरा में सहायक पात्र जो कलाबाजी और लड़ाई के दृश्य प्रस्तुत करते हैं। तारांकन 12.47 से 13.07, मुझसे पेड़ के रस के बारे में मत पूछो। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ऑनलाइन दुनिया, अध्याय 4, गांव निर्माण खोज। ऑनलाइन दुनिया, गांव निर्माण खोज। पीपल सफरिंग फ्रॉम नी पेन शुड रीड दिस। प्यार को लेकर कंफ्यूज हैं? कंफर्म करने का तरीका यहां देखें। अध्याय 4, गांव निर्माण खोज। अनुवादक टीम 2। संपादक जून। एक छोटी सी गुनगुनाहट और सफेद रोशनी की चमक के साथ ओयांग शुओ ने पाया कि उसे एक अजीब जगह पर भेजा जा रहा है।
उसने एक पल के बाद अपनी आंखें खोली और खुद को एक प्राचीन लकड़ी के बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। इससे पहले कि वह आगे कुछ और देख पाता, एक राहत भरी आवाज उसके कानों में भर गई। सर, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप आखिरकार जाग गए हैं। कल ब्लैक फ्लैग आर्मी हम पर हमला करने वाली है। हम कोई समय बर्बाद नहीं कर सकते। ये शब्द एक दादाजी जैसे बूढ़े व्यक्ति ने बोले थे, जो एक दरबारी की तरह खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। वे काफी चतुर लग रहे थे और अपने हाथ में पंखा हिला रहे थे। बोलते समय उनकी कांटेदार दाढ़ी हिल रही थी। ओयांग शुओ ने अपनी दिशा समझने के लिए एक पल के लिए पलकें झपकाईं। इस तरह जागने पर विलेज बिल्डिंग क्वेस्ट वास्तव में एक दृश्य क्वेस्ट था। इस प्रकार की स्थितिजन्य खोज अर्थ ऑनलाइन की अपनी खोज प्रणाली थी। खिलाड़ियों को खोज प्राप्त हुई और उन्हें एक अलग खोज स्थान पर भेजा गया, जहां उन्हें स्वचालित रूप से एक निश्चित भूमिका निभानी थी। खोज के अंत में उन्हें एक बार फिर मुख्य मानचित्र पर वापस भेज दिया गया। खोज के दौरान समय मुख्य मानचित्र की तुलना में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा। खोज में 2 दिन बिताने का मतलब मुख्य दुनिया में केवल 2 घंटे बिताना था। दृश्य कार्य और छिपे हुए कार्य बहुत दुर्लभ थे, लेकिन एक बार पूरा हो जाने पर पुरस्कार भी बहुत समृद्ध हो सकते थे। जागने के बाद ओयांग शुओ के कान में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा। सिस्टम अधिसूचना, एस रैंक वाले विलेज बिल्डिंग क्वेस्ट गैर अनिवार्य परिस्थितिजन्य क्वेस्ट को खोलने के लिए खिलाड़ी क्यू यू वोई को बधाई। क्वेस्ट पृष्ठभूमि XXX कैलेंडर के 15वें वर्ष में 7 अक्टूबर को ब्लैक फ्लैग आर्मी के लिए लिन ने 8000 प्रशिक्षित सैनिकों को सिशुई शहर पर हमला करने का आदेश दिया। सिशुई शहर गिरने वाला है। खोज की आवश्यकताएं। खिलाड़ी सिशुई शहर का स्वामी है और अभी अभी बीमारी से ठीक हुआ है। खिलाड़ी को खतरे में पड़े सिशुई शहर को नियंत्रित करना होगा और शहर से दुश्मन को खदेड़ना होगा। कार्य पुरस्कार, गांव निर्माण टोकन, समन टोकन और एक संसाधन बैग। एड्स बाय पब फ्यूचर। खोज के सुझावों को पढ़ने के बाद ओयांग शुओ ने एक विचार बनाया। एक शक्तिशाली दुश्मन हमला करने के लिए आ रहा था और इस महत्वपूर्ण मोड़ पर शहर का स्वामी बीमार था और नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ था। इस प्रकार लोग घबराने लगे थे। इसलिए काम का पहला क्रम लोगों को शांत करना और मनोबल बहाल करना था। ओयांग शुओ जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने सहायक से कहा कि वह उसके जागने की खबर फैला दे, और फिर शहर के प्रमुख अधिकारियों को दर्शक कक्ष में बुलाया। पास खड़ी एक नौकरानी की मदद से उसने अपने आधिकारिक राजकीय कपड़े पहने और धीमे कदमों और चाल ढाल के साथ दर्शक कक्ष की ओर गलियारे से नीचे चला गया। चलते चलते ओयांग शुओ को धीरे धीरे याद आया कि पिछले खिलाड़ियों ने इस खोज के बारे में मंचों पर क्या पोस्ट किया था, कि क्या होगा और आक्रमण से कैसे निपटना है। सिशुई शहर बस एक छोटा सा शहर था। शहर के पहरेदारों की संख्या 3000 से भी कम थी और वे अप्रशिक्षित भी थे। उन्हें युद्ध के मैदान का कोई अनुभव नहीं था। अगर वह आने वाली अच्छी तरह से प्रशिक्षित ब्लैक फ्लैग सेना के हमले का विरोध करना चाहता था, तो वह निष्क्रिय रक्षा के लिए केवल शहर की दीवारों पर भरोसा कर सकता था। हमलावर सेना को हराने के लिए खिलाड़ियों को कई तरकीबें अपनानी पड़ी और बहुत सारी अपरंपरागत रणनीति का इस्तेमाल करना पड़ा। आग, जहर, बेहतर संख्या और लुढ़कते पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ज्यादातर तरकीबों से बहुत कम सफलता मिली। उदाहरण के लिए, जीतने के लिए संख्याओं का उपयोग करना। यदि हताहतों की संख्या 20% तक पहुंच जाती है, तो सेना का मनोबल गिर जाता है। सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं कि आपके सभी सैनिकों के पास निडर दिल और लोहे जैसी हिम्मत हो, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा होने वाला था। सबसे प्रसिद्ध गाइड में से एक उस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई थी जिसने खोज से गोल्ड रैंक विलेज क्रिएशन टोकन प्राप्त किया था। यह जुनलॉन बैनिक्स्यू नामक एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी, जो एक पेशेवर गेमिंग कट्टरपंथी था जो अपनी खोज को पूरा करने के लिए जाना जाता था। वह 1 सप्ताह के बाद खेल में शामिल हुआ। 1 सप्ताह के उस समय में लॉर्ड खिलाड़ियों ने लगभग हर तरीका आजमा लिया था, लेकिन फिर भी सोने का विलेज क्रिएशन टोकन पाने की छिपी हुई शर्त तक नहीं पहुंच पाए। खेल में प्रवेश करने पर खोज को पूरी तरह से पूरा करना वास्तव में जुनलॉन के कौशल को दर्शाता है। ओयांग शुओ को याद आया कि यह खिलाड़ी सोने के गांव को प्राप्त करने के बल पर चीन के शीर्ष प्रभुओं में से एक बन गया, जो गौरव से भरा हुआ था। लेकिन इस बार ओयांग शुओ बेशर्मी से जुनलॉन की चमक चुराने जा रहा था। ये सोचकर ओयांग शुओ को उस व्यक्ति के लिए थोड़ा दुख भी हुआ। अगर उसे मौका मिलता तो वह जुनलॉन को अच्छी तरह से चुका देता। उसने जो कहा था उसके अनुसार उसे खोज मिली, लेकिन उसने पारंपरिक तरीके से काम नहीं किया। शहर की सेना और नागरिकों को जल्दी से संगठित करने और उन्हें दीवारों पर पोस्ट करने के बजाय
वह शहर में एनपीसी के साथ बात करता रहा, छिपे हुए सुराग या कुछ अन्य संसाधन खोजने की कोशिश करता रहा जिसका उपयोग वह खोज को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कर सकता था। उसकी मेहनत रंग लाए और आखिरकार उसने जल प्रबंधन अधिकारी से कुछ सीखा। सिशुई शहर के दक्षिण में थोड़ी दूरी पर एक जलाशय था। जब ब्लैक फ्लैग आर्मी ने डेरा डाला तो अगर कोई अचानक जलाशय को खोदने के लिए तैनात होता तो भयंकर बाढ़ ब्लैक फ्लैग आर्मी को खत्म करने के लिए पर्याप्त होती। लेकिन ये तरीका काफी कठोर था क्योंकि बाहर की बाढ़ से बहुत सारे खेत और गांव भी जलमग्न हो जाते थे जिससे उन्हें भी नुकसान होता था। यदि खिलाड़ी पहल नहीं करता और सवाल नहीं पूछता तो एनपीसी खोज को पूरा करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दे पाता। शायद यही वह जगह थी जहां जुनलॉन्ग बाकी सभी से आगे था। जब इतने सारे लोग पारंपरिक रक्षा और जवाबी हमलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे तो उसका ध्यान शहर से बाहर निकलकर आसपास के क्षेत्र के बारे में जानने और वहां अवसर खोजने पर चला गया था। ओयांग शुओ दर्शक कक्ष में पहुंचे और शहर के मुख्य अधिकारी उनका स्वागत करने के लिए कतार में खड़े थे। उनके उदासीन दिखने के प्रयासों के बावजूद ये स्पष्ट था कि वे सभी बेचैन थे, मन की घबराहट के साथ। उन सभी को बैठने के लिए कहने के बाद ओयांग शुओ ने उन्हें एक एक करके देखा और शांति से कहा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही दुश्मन को हराने की योजना बना चुका हूं। आपको बस इतना करना है कि नागरिकों को शांत करना है। हम आज रात को कर्फ्यू लगा देंगे ताकि चोर और लुटेरे दूसरों को लूट न सकें। इसके अलावा शहर के पहरेदारों को दीवार को मजबूत करने के लिए कहें और दुश्मन का पता लगाने के लिए स्काउट्स भेजें। हमें हमेशा अपने दुश्मन का स्थान पता होना चाहिए, इसमें चूक न करें। एड्स बाय पब फ्यूचर। इन हरकतों से वहां के अधिकारी वाकई हैरान हो गए, लेकिन अपने स्वामी की मौजूदगी में उन्होंने उससे कोई सवाल नहीं किया। ऐसा करना सिर्फ खुद पर मुसीबत को आमंत्रित करना था, इसलिए उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और उसके साथ चले गए। सर झू, रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप में से बाकी लोग जाने के लिए स्वतंत्र हैं। सर झू पहले वाले बुरे व्यक्ति थे और लॉर्ड के विश्वासपात्र थे। एक ठोस योजना के साथ ओयांग शुओ ने सीधे एनपीसी के समूह को भेज दिया। जहां तक बांध तोड़ने की बात है, ये स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में उसे सार्वजनिक रूप से बात करनी चाहिए थी। अगर ब्लैक फ्लैग आर्मी को पता चल गया कि वह क्या योजना बना रहा है तो योजना बेकार हो जाएगी। बाकी अधिकारियों के चले जाने के बाद ओयांग शुओ ने सर झू को अपने काम के बारे में बताया और लोगों को उसी रात जलाशय बांध पर जाने की व्यवस्था की। कल सुबह ब्लैक फ्लैग आर्मी आएगी और शिविर बनाएगी। यहाँ के गेट धुएं से संकेत देंगे, कार्यकर्ता बांध तोड़ देंगे और ब्लैक आर्मी बह जाएगी। सर झू ने ओयांग शुओ की युद्ध योजना सुनी और मन ही मन डर गए। उन्होंने सोचा कि यह तरीका 800 को खोकर 1000 को मारना कहावत से काफी मिलता जुलता है, लेकिन अगर यह योजना दुश्मन को हरा सकती है तो लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी। ब्लैक फ्लैग आर्मी द्वारा उन पर विजय प्राप्त करने से नागरिकों को बहुत नुकसान हो सकता है। कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। अगले दिन सुबह सुबह ब्लैक फ्लैग आर्मी तय समय पर पहुंची और शहर से लगभग 5 मील बाहर अपना शिविर स्थापित किया। ब्लैक फ्लैग आर्मी के पूरी तरह से अपने सभी बलों के साथ शिविर में आने तक प्रतीक्षा करते हुए ओयांग शुओ ने धुएं के संकेत को जलाने का निर्णायक आदेश दिया। जैसे ही सिग्नल आया, रात भर बांध पर इंतजार कर रहे लोगों ने तुरंत एक बड़ा छेद करके बांध को तोड़ दिया। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए टीम ने आधी से ज्यादा काम रात पहले ही कर लिया था। 10 मिनट से भी कम समय में जलाशय से बाढ़ का पानी बह निकला और एक घुमावदार ड्रैगन की तरह 5 मील दूर ब्लैक फ्लैग आर्मी कैंप की ओर बढ़ गया। इस समय ब्लैक फ्लैग आर्मी रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और लहर के ऊपर से बह जाने के कारण उसे प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। प्रचंड बाढ़ के पानी के आगे लोग और जानवर दोनों मारे गए। ओयांग शुओ ने शहर के अधिकारियों का नेतृत्व किया और शहर की दीवारों के ऊपर खड़े होकर तबाही पर नजर रखी। अपने सामने डूबी हुई भूमि का नारकीय दृश्य देखकर ओयांग शुओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हालांकि वे सिर्फ एनपीसी थे, सिर्फ डेटा के पैकेट, वह सिर्फ खेल को बहुत ज्यादा यथार्थवादी होने के लिए दोषी ठहरा सकता था और जो कुछ वह देख रहा था उससे प्रभावित न होने का नाटक कर सकता था। इस बिंदु पर सिस्टम की मधुर ध्वनि गूंज उठी। सिस्टम नोटिफिकेशन एस क्लास विलेज बिल्डिंग क्वेस्ट सिशुई सिटी को पूरा करने के लिए खिलाड़ी क्यूयूवई को बधाई। सिशुई सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ब्लैक वाटर आर्मी का सफाया कर दिया गया है। इसने छिपे हुए इनाम की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है। आपको एक गोल्ड लेवल विलेज क्रिएशन टोकन, एक सम्राट रैंक समनिंग टोकन और एक इंटरमीडिएट रैंक रिसोर्स बैग से सम्मानित किया जाता है।
सौभाग्य से ये दृश्य क्वेस्ट स्पेस में था, इसलिए क्वेस्ट में शामिल खिलाड़ी बाहर की घोषणाओं या रिलीज की घोषणाओं को नहीं सुन सकते थे। अन्यथा निश्चित रूप से हंगामा मच जाता। सिस्टम अधिसूचना एस रैंक विलेज बिल्डिंग क्वेस्ट को 100% पूर्णता के साथ पूरा करने के लिए खिलाड़ी QUWE को बधाई। 10,000 अनुभव अंक, 500 प्रतिष्ठा अंक और 100 स्वर्ण सिक्कों का अतिरिक्त अनुभव पुरस्कार दिया जाएगा। प्यार को लेकर कंफ्यूज हैं? कंफर्म करने का तरीका यहां देखें। 1 फिजी टैबलेट डेली फॉर ए क्लीन और हेल्दी लिवर नेचुरली। सिस्टम अधिसूचना खिलाड़ी QUWE का स्तर 6 हो गया है। नोट, खिलाड़ी के स्तर की गणना EXP = 30 n जोड़ 5 n 80 के रूप में की गई, जहां n वर्तमान स्तर था। इस गांव की खोज के लिए जितने ज्यादा आम लोग और सैनिक मारे गए, खोज की पूर्णता संख्या उतनी ही कम थी। स्वर्ण स्तर के गांव निर्माण टोकन को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका कोई हताहत नहीं होना था, जो प्राचीन युद्ध में लगभग असंभव था। इस प्रकार इसे पूरा करने का तरीका सिर्फ इस तरह का एक विलक्षण तरीका था। विलेज क्रिएशन टोकन, समनिंग टोकन और रिसोर्स बैग को विलेज क्रिएशन सेट कहा जाता था। विलेज बिल्डिंग क्वेस्ट को पूरा करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को ये आइटम पुरस्कृत किए जाते थे। पूर्ण रूप से पूरा होने पर स्वाभाविक रूप से विलेज क्रिएशन टोकन को गोल्ड लेवल पर अपग्रेड किया गया और समनिंग टेलिस्मन के साथ साथ रिसोर्स बैग दोनों एक लेवल ऊपर उठ गए। ओयांग शुओ को यह देखने के लिए बेसब्री से इंतजार था कि उसे क्या मिला है, क्योंकि यह उसकी भविष्य की सफलता या विफलता में एक महत्वपूर्ण कदम था। नाम, ग्राम निर्माण टोकन स्वर्ण। विशेषता, बसने वालों को आकर्षित करने में 50% वृद्धि। विशेष प्रतिभाओं को आकर्षित करने में 20% वृद्धि। फसल उत्पादन में 50% वृद्धि। निवासियों के उत्पादन कौशल की दक्षता में 20% वृद्धि। सैनिकों के अनुभव में 20% वृद्धि। विशेष, इस क्षेत्र में प्रतिभा की सफलता दर में 10% की वृद्धि हुई है। मूल्यांकन, यह एक ऐसा टोकन है जो सभी मोर्चों पर और कलाकृतियों के सामान्य स्तर से परे क्षेत्रीय ताकत बढ़ा सकता है। इन उपहारों का उपयोग कैसे करना है, ये खिलाड़ियों पर छोड़ दिया जा रहा है कि वे खुद ही पता लगाएं। इस आइटम को नष्ट या व्यापार नहीं किया जा सकता है। गोल्ड ग्रेड टोकन में अन्य टोकन की तुलना में जबरदस्त लाभ थे। ये दुनिया को बदलने वाला अंतर था। समन टोकन, सम्राट रैंक। अपने शहर में एक यादृच्छिक सम्राट स्तर के ऐतिहासिक व्यक्ति को बुलाएं। ऐतिहासिक शख्सियतें राजा स्तर से शुरू होकर सम्राट, ईश्वर और संत के पद तक पहुंचती थीं। ऐसा कहा जाता है कि कन्फ्यूशियस के लिए सर्वशक्तिमान संत के पद पर एक और उच्च स्तर था, जो दूसरों से ऊपर था। पिछले खेल में कोई भी लॉर्ड ऐसा नहीं था जो कन्फ्यूशियस को अपने लिए काम करने के लिए राजी कर सके या कन्फ्यूशियस को वहां बसने के लिए आमंत्रित करने की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। बूढ़े आदमी को देश भर में घूमना पसंद था, वह कभी भी एक जगह पर बहुत लंबे समय तक नहीं रहता था। संसाधन थैला मध्यवर्ती 5000 इकाई भोजन, 500 इकाई लकड़ी, 500 इकाई पत्थर, 500 इकाई लोहायस्क। संसाधन बैग में 4 संसाधन थे जिन्हें खिलाड़ी बुनियादी संसाधन कहते थे। मूल रूप से किसी क्षेत्र को विकसित करने में इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज इन 4 संसाधनों से बंधी होती थी। इसके अलावा बैग एक बार इस्तेमाल होने वाला आइटम था और आप इसमें कुछ भी नहीं डाल सकते थे, बस इसका इस्तेमाल कर सकते थे। जब आखिरी संसाधन निकाल दिए जाते थे तो यह अपने आप गायब हो जाता था। एक मध्यवर्ती संसाधन बैग एक बुनियादी संसाधन बैग के आकार का 5 गुना था, जिसने ओयांग शुओ को अपनी प्रारंभिक विकास योजना को लागू करने की अपनी क्षमता के बारे में अधिक आश्वस्त किया। बेशक सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार 100 सोने के सिक्के थे। यह अभी भी खेल का प्रारंभिक चरण था और मुख्य मुद्रा अभी भी तांबे के सिक्के थे। 100 सोने के सिक्के अब बस एक बड़ी रकम थी। सिस्टम अधिसूचना, खोज पूरी हो गई है। मुख्य मानचित्र पर वापस टेलीपोर्ट करें। मुझे वापस भेजो। ओयांग शुओ ने तुरंत आदेश दिया। एक गुंजन और एक सफेद चमक हुई और ओयांग शुओ खोज स्थान से गायब हो गया। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ऑनलाइन दुनिया अध्याय 5 शानहाई गांव। ऑनलाइन दुनिया C5 शानहाई गांव। आगरा। कॉलेज स्टूडेंट ने ढूंढा सफेद दाग का ये नेचुरल समाधान। पीपल सफरिंग फ्रॉम नी पेन शुड रीड दिस। अध्याय 5 शानहाई गांव। अनुवादक टीम 2। संपादक लेव्स। एक गुनगुनाहट और एक सफेद चमक के साथ ओयांग शुओ अंततः मुख्य मानचित्र पर वापस दिखाई दिया, कहीं जंगल में। इससे पहले कि वह चारों ओर देख पाता, उसके कानों में सिस्टम घोषणाओं की बाढ़ आ गई। सिस्टम नोटिफिकेशन। चीन के पहले गांव हांडांग गांव की सफल स्थापना के लिए डी चेन को बधाई। 1100 मेरिट अंकों का विशेष पुरस्कार।
सिस्टम नोटिफिकेशन, चीन में दूसरे गांव ब्लड रेड विलेज की सफल स्थापना के लिए झान लैंग को बधाई, 1000 मेरिट पॉइंट्स का विशेष पुरस्कार। सिस्टम नोटिफिकेशन, चीन में तीसरे गांव स्पोर्ट्समैन गांव की सफल स्थापना के लिए फैंग किंगयान को बधाई, 900 मेरिट अंकों का विशेष पुरस्कार। सिस्टम नोटिफिकेशन, चीन में चौथे गांव फॉलन फीनिक्स विलेज की सफल स्थापना के लिए फैंग क्यूहुआन को बधाई, 800 मेरिट अंकों का विशेष पुरस्कार। सिस्टम नोटिफिकेशन, चीन में पांचवें गांव पिलसन गांव की सफल स्थापना के लिए चुन शेनजुन को बधाई, 700 मेरिट अंकों का विशेष पुरस्कार। सिस्टम नोटिफिकेशन, चीन में छठे गांव असुरा गांव की सफल स्थापना के लिए शापोजुन को बधाई, 600 मेरिट अंकों का विशेष पुरस्कार। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब ओयांग शुओ ने गांव बसाने का काम तेजी से पूरा किया तो चीन में पहले से ही 6 राजा गांव बसा चुके थे। अपने पिछले जीवन में ये 6 खिलाड़ी विशाल प्राणी थे और चीन के 6 सबसे शक्तिशाली स्वामी थे, जिन्हें हानडान के 6 तानाशाह कहा जाता था। वे वास्तविक चीन में प्रमुख ताकतों के प्रतिनिधि थे और गेम केबिन के संघीय संस्करण का उपयोग कर रहे थे। केबिन के उस संस्करण के साथ उन्हें खोज करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसके बजाय तुरंत एक चांदी के गांव से शुरू करना था। घोषणाओं की एक श्रृंखला ने स्वाभाविक रूप से खिलाड़ियों के बीच हलचल पैदा कर दी। अगर 1 या 2 लोग अपने गांव को खोलने में भाग्यशाली होते तो ये समझ में आता था, लेकिन 6 लोग बस यूं ही अपने गांव को खोल देते हैं। ये स्पष्ट रूप से सामान्य से कुछ भी नहीं था, लेकिन खिलाड़ियों के विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। आधिकारिक प्रतिक्रिया पूरी तरह से चुप्पी थी और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। चूंकि ओयांग शुओ को स्थिति की सच्चाई पता थी, इसलिए उसने घोषणाओं को नजरअंदाज कर दिया और अपने आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। आगे देखते हुए वह केवल लंबी घास और अंतहीन खरपतवार देख सकता था। घास पीली थी, ये शुष्क मौसम था। आसमान उदास और बादल कम ठंडा और नम था। सीमावर्ती क्षेत्र कभी स्वर्ग नहीं था, यहाँ मृत्यु शाश्वत विषय थी। दूर दूर तक पहाड़ ऊपर उठे हुए थे, जैसे कोई विशाल सोता हुआ ड्रैगन हो। पहाड़ों का आधार पेड़ों की ओट में लिपटा हुआ था, लेकिन चोटियां स्वाभाविक रूप से ठंडी और बेजान थीं। सिस्टम अधिसूचना, नए मानचित्र क्षेत्र लियांजो बेसिन की खोज के लिए खिलाड़ी क्यूयुवई को बधाई, अन्वेषण अनुभव जोड़ 100। बेसिन की मुख्य विशेषताएं ऊंची भूमि से घिरी हुई थीं और बीच में नीची भूमि, जैसा कि बेसिन के नाम से ही स्पष्ट था। ये 5 बुनियादी भूभाग क्षेत्रों में से एक था, जो वास्तविकता में अत्यंत सामान्य था। गेम मैप के बाद ग्रह का क्षेत्रफल 10 गुना बढ़ गया, पहाड़ियां 10 गुना ऊंची हो गईं और नदियां भी 10 गुना चौड़ी हो गईं। गेम में वास्तविक ग्रामीण इलाकों में छोटे बेसिन एक बेसिन क्षेत्र बन जाएंगे, जो वास्तविकता में सिचुआन बेसिन जितना बड़ा होगा। इस तरह के बेसिन इलाके लॉर्ड क्लास के खिलाड़ियों के पसंदीदा थे, क्योंकि इसका बचाव करना आसान था और किनारे खनिज संसाधनों से भरपूर थे। खेल में सबसे बड़ी ताकतें मूल रूप से इसी तरह के इलाके में बनी थीं। खेल में लियांजो बेसिन 240,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था, जो चीन के गुआंशी प्रांत या रोमानिया से थोड़ा बड़ा जितना बड़ा था। बेसिन का पश्चिमी भाग चीन वियतनाम की सीमा थी और इसे एक लुढ़कती हुई पथरीली पर्वत श्रृंखला में बदल दिया गया था, जो पार करने योग्य नहीं थी। उत्तर की ओर एक प्रवेश द्वार शहर था, जिसे जेन्नान दर्रा कहा जाता था। अब इस पर शक्तिशाली चोरों के एक समूह का कब्जा था। इस शहर से गुजरते हुए आप गुआंशी के अंदरूनी इलाकों में प्रवेश करते हैं। पूर्व में गुआंशी और लिंगनान के बीच विभाजन रेखा थी, जिसमें पहाड़ और धुंध भरे जंगल थे। उत्तर और दक्षिण में एक दर्रा भी था और फिर दक्षिण की ओर जाने पर दक्षिण चीन सागर की उत्तरी खाड़ी तक पहुंचा जा सकता था। मानसून इस घाटी के माध्यम से समुद्र से बहता था, जिससे लियांजो बेसिन में बारिश और नया जीवन आता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अतीत में पूरे लियांजो बेसिन को लगभग 100 खिलाड़ियों के लिए टुकड़ों में विभाजित किया गया था। बाद में विलय और पुनर्गठन के बाद इसने 3 बड़े क्षेत्रों को जन्म दिया। तीनों लॉर्ड्स ने एक दूसरे से लड़ाई की, लेकिन वे एक दूसरे को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सके और इस तरह बेसिन क्षेत्र के 3 स्तंभ बन गए। अपने पिछले जीवन में खेल के 5वें वर्ष तक भी लियांजो बेसिन में कोई प्रभावशाली शक्ति नहीं थी। इस बार ओयांग शुओ की मध्यम सीमा की योजना लियांजो बेसिन पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने की थी। जब ओयांग शुओ ने अपना जन्म स्थान चुना तो उन्होंने जानबूझकर समुद्र के करीब बेसिन का किनारा चुना। जब तक आप बेसिन के दक्षिणी किनारे पर थे, तब तक आप लियांजो बेसिन के दक्षिण में खुलने का रास्ता पा सकते थे। कुछ भी शुरू करने से पहले वह अपनी इन्वेंट्री की जांच करता था। प्रत्येक नए जन्मे खिलाड़ी को स्वचालित रूप से कोर्स के कपड़े और कपड़े के जूते की एक जोड़ी दी जाती थी।
उसके कमर के पास एक जगह भी थी जहां से वह अपने स्टोरेज बैग तक पहुंच सकता था, जिसकी शुरुआती क्षमता 1 क्यूबिक मीटर थी। इसे बाद में अपग्रेड किया जा सकता था और इसमें रखी गई चीजें मूल रूप से भारहीन थीं। हालांकि उसके पास रिसोर्स बैग पुरस्कार, विलेज क्रिएशन टोकन, समनिंग टोकन और 100 सोने के सिक्के थे, लेकिन उसके पास हथियार भी नहीं था। रिसोर्स बैग अलग था और उसे स्टोरेज बैग में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसने उसे भी अपनी कमर पर छोड़ दिया। ओयांग शुओ ने एक सहायक पाने के इरादे से समन टोकन का इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया। अन्यथा अगर उसे रास्ते में कुछ मिल जाता और वह मर जाता तो वह सब कुछ खो देता। ताबीज को फाड़ते हुए एक सफेद रोशनी चमकी और एक मध्यम आयु वर्ग का सवार एक गर्वित पीले सैन्य घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर आया। सिस्टम अधिसूचना, शिव वानशुई को सफलतापूर्वक बुलाने के लिए खिलाड़ी क्यूएवई को बधाई, 100 प्रतिष्ठा अंकों का विशेष पुरस्कार। मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी ओयांग शुओ को देखते ही तुरंत घोड़े से उतर गए और एक घुटने पर गिरकर गंभीरता से घोषणा की, मेरे स्वामी की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। ओयांग शुओ जल्दी से आगे बढ़ा और उस आदमी को अपने पैरों पर खड़ा किया, उसके कंधे को थपथपाया और मुस्कुराया। जनरल, आपकी मदद पाकर अच्छा लगा। आपकी मदद से यह एक बाघ को पंख देने जैसा है। सिस्टम नोटिफिकेशन, खिलाड़ी क्यूएवई को बधाई। आपके सौजन्य के कारण ऐतिहासिक व्यक्तित्व शिव वानशुई की वफादारी जोड़ 5 बढ़ गई है। उनके अभिवादन का लाभ उठाते हुए ओयांग शुओ ने अपने जनरल के आंकड़ों पर नजर डाली। नाम, शिव वानशुई सम्राट स्तर। शीर्षक, इतिहास के 10 सबसे क्रूर अधिकारी। राजवंश, सुई राजवंश। पहचान, कोई नहीं। व्यवसाय, विशेष अधिकारी। वफादारी, 85 अंक। कमांड, 80। बल, 95। बुद्धि, 60। राजनीति, 30। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विशेषता, नेतृत्व करें, सैनिकों का मनोबल 40% बढ़ा। दक्षिण की ओर विजय, उत्तर की ओर युद्ध, सैनिकों की गति और गतिशीलता में 30% की वृद्धि। अंतर्दृष्टिपूर्ण, सैनिकों की आक्रमण शक्ति 20% बढ़ गई। खेती की विधि, चमकता सूर्य भाला कला 24 शैलियाँ। उपकरण, गर्वित पीला घोड़ा, टाइगर मछली स्केल कवच, काले लोहे का भाला, परिष्कृत स्टील तलवार, सफेद बिर्च धनुष। मूल्यांकन, सुई का एक प्रसिद्ध नायक, वीर और बहादुर, घुड़सवारी और निशानेबाजी में उत्कृष्ट। स्वभाव से ईमानदार, राजनीति में कमजोर। एक अच्छा सैनिक, खराब प्रबंधन कौशल। ओयांग शुओ इतना भयंकर रक्षक पाकर बहुत खुश था। ऐसे रक्षक के साथ उसे अपने रास्ते में परेशान होने की कोई चिंता नहीं थी। वे दोनों एक साथ दक्षिण की ओर चल पड़े। आधे घंटे से भी कम समय में वे बेसिन के दक्षिणी सिरे पर पहुंच गए थे। पहाड़ कुछ हजार किलोमीटर लंबे थे और उनके बीच सिर्फ 50 मीटर चौड़ी घाटी थी जो सीधे दूर तक फैली हुई थी। घाटी के बीच में स्वाभाविक रूप से एक ही चौड़ाई की नदी बहती थी, जो घाटी के सामने 500 मीटर की दूरी पर 2 सहायक नदियों में विभाजित हो जाती थी। ये कहना ज्यादा सटीक होगा कि यहाँ 2 नदियां मिलकर एक नदी बन जाती थीं। पश्चिम की नदी को मैत्री नदी कहा जाता था और पूर्व की नदी को तैराकी नदी कहा जाता था। मैत्री नदी 35 मीटर पर थोड़ी चौड़ी थी, जबकि तैराकी नदी लगभग 30 मीटर तक संकरी थी। झीलों का स्रोत स्वाभाविक रूप से पूर्व और पश्चिम पहाड़ों से बहता हुआ पानी होना चाहिए, जो वर्षा जल को इकट्ठा करके नीचे उन तक पहुंचाता है। अपने विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए ओयांग शुओ ने घाटी के पश्चिमी भाग को चुना, जो पहाड़ की तलहटी में है। गांव प्राकृतिक सीमाओं से घिरा होगा। पश्चिम में एक जंगल था, उत्तर में फ्रेंडशिप नदी और पूर्व में घाटी। स्थान ने रक्षा और उपलब्ध संसाधनों दोनों पर विचार किया, साथ ही समुद्र में एकमात्र मार्ग की रक्षा भी की। कुल मिलाकर एक बहुत ही रणनीतिक स्थान। अब एकमात्र सवाल ये था कि 35 मीटर की फ्रेंडशिप नदी को कैसे पार किया जाए ताकि वह गांव बना सके। ओह, और घोड़े को भी साथ ले जाना था। थोड़ी सी चतुराई और थोड़ी सी मेहनत का समय। अपने संसाधन बैग से ओयांग शुओ ने लकड़ी की 10 इकाइयां निकाल ली और शी वानशुई की मदद से लकड़ी को एक साधारण बेड़ा बनाने के लिए कुछ रत्न पट्टियों का उपयोग किया। सिस्टम अधिसूचना, खिलाड़ी क्यूएवई को सफल बेड़ा बनाने के लिए बधाई, आपने बुनियादी जहाज निर्माण दक्षता हासिल कर ली है। राफ्ट, सरल जल परिवहन। मूल्यांकन, ये बहुत ही भद्दे ढंग से बनाया गया है और लहरों से आसानी से पलट सकता है। कृपया इसका उपयोग करते समय सावधानी बरतें। अर्थ, ऑनलाइन में काफी हद तक चुनाव की स्वतंत्रता थी। ओयांग शुओ बुनियादी कौशल के बिना भी बेड़ा बना सकता था। इसके लिए केवल उचित सामग्री, उपकरण और ऐसा करने की विधि जानने की आवश्यकता थी। यही सिद्धांत बारूद, कांच बनाने, शराब बनाने और अन्य प्रकार की तकनीक पर लागू किया जा सकता है। ये सभी खेल में हासिल किए जा सकते हैं।
वे दोनों फ्रेंडशिप नदी पर बेड़ा लेकर चले गए, बेड़ा किनारे पर खींच लिया और उसे घास फूस से ढक दिया। उसके बाद वे दक्षिण की ओर पहाड़ की तलहटी की ओर बढ़ गए। गांव बनाने का स्थान चुनना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक बार गांव बनाने का आदेश देने के बाद वे उसे स्थानांतरित नहीं कर सकते थे। इसलिए आपको अपने भविष्य के विकास स्थान की योजना पहले से बनानी होगी। प्राचीन शहर के डिजाइन का क्षेत्र सीमित था, इस मामले में बड़ा होना बेहतर नहीं था। सामान्य तौर पर अधिकतम आकार 100 वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक था। उस बिंदु के बाद प्रौद्योगिकी के प्राचीन स्तर पर शहरी प्रबंधन तेजी से कठिन होता जाएगा। जनसंख्या, यातायात, जल निकासी और स्वास्थ्य का प्रबंधन सभी को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर शहर चौकोर होता तो 100 वर्ग किलोमीटर शहर के हर तरफ 10 किलोमीटर होता। लॉर्ड्स मैनर आमतौर पर केंद्रीय अक्ष के साथ पीछे की ओर होता था। इस योजना के अनुसार ओयांगशुओ दक्षिणी पर्वत के आधार से 3.82 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णिम बिंदु पर मनों का निर्माण करेगा। ये घाटी के पूर्वी भाग से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जिससे रक्षा के लिए 5 किलोमीटर का रणनीतिक बफर छोड़ा जाएगा। उसने अपने थैले से ग्राम निर्माण टोकन निकाला और उसे गांव की मिट्टी में गाड़ दिया। निर्देशों का पालन करते हुए उसने अपनी उंगली काट ली और उसके खून की एक बूंद टोकन पर गिर गई। वेब से जर्नेट द्वारा संचालित 2025 ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे खराब कपड़े पहने सितारे। आपको ये भूली हुई स्टीफन किंग फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तुरंत ही वह क्षेत्र नर्म सुनहरी रोशनी से भर गया। सुनहरी रोशनी आसमान में उठी, स्वर्ग तक पहुंची। ये तेजी से एक सुनहरे प्रभामंडल में फैल गई जो उसके क्षेत्र की सीमाओं तक फैल गई और फिर गायब हो गई। उसी समय जहां ओयांगशुओ खड़ा था, उसके सामने एक सुनहरा पत्थर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा। पत्थर 3 मीटर ऊंचा और 2 मीटर चौड़ा था। इसका अगला हिस्सा खाली था। पीछे की तरफ 9 प्राचीन अक्षर खुदे हुए थे। स्वर्ग का आदेश प्राप्त करो, हमेशा जीवित रहो और समृद्ध बनो। ओयांगशुओ ने पत्थर पर अपनी हथेली रखी और सिस्टम तुरंत विजयी संगीत के साथ शुरू हो गया। सिस्टम नोटिफिकेशन, खिलाड़ी क्यूयूवई को बधाई जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना गांव स्थापित कर लिया है। कृपया अपने गांव का नाम बताएं। यहाँ पहाड़ों के पीछे समुद्र के साथ वह अपने गांव का यही नाम रखेगा। पहाड़ी समुद्री गांव। नोट: ये चीनी में शानहाई गांव है। उनके ये कहते ही पत्थर के खाली हिस्से पर प्राचीन लिपि में 3 शब्द पर्वतीय समुद्री गांव अंकित हो गए। सिस्टम नोटिफिकेशन, चीन के 7वें गांव शानहाई गांव की स्थापना के लिए खिलाड़ी क्यूयूवई को बधाई, विशेष पुरस्कार 500 मेरिट अंक। सिस्टम नोटिफिकेशन, चीन के 7वें गांव शानहाई गांव की स्थापना के लिए खिलाड़ी क्यूयूवई को बधाई, विशेष पुरस्कार 500 मेरिट अंक। सिस्टम नोटिफिकेशन, चीन के 7वें गांव शानहाई गांव की स्थापना के लिए खिलाड़ी क्यूयूवई को बधाई, विशेष पुरस्कार 500 मेरिट अंक। इस सिस्टम घोषणा ने बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। आखिरकार ओयांगशुओ अभी अभी एक गांव बसा रहा था। चीन को समर्पित पूरा इलाका इसी तरह की घोषणाओं से 6 बार बच चुका था और खिलाड़ी सुन्न हो गए थे। बेशक दूसरों को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन 6 खानदान तानाशाहों ने क्यूयू का नाम नोट कर लिया था। वे इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि पूरे चीनी क्षेत्र में केवल 6 विशेष स्थान थे जहां आप खेल में सीधे चांदी का गांव प्राप्त कर सकते थे। 7वें व्यक्ति को वास्तव में चीन में एक वास्तविक खिलाड़ी द्वारा स्थापित पहला वास्तविक गांव माना जा सकता है, इसलिए कुछ ध्यान की उम्मीद की जानी चाहिए। हालांकि सीमा के कारण थोड़े समय के लिए वे माउंटेन सी विलेज के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। सबसे पहले गांव बसाने वाले को 1100 मेरिट पॉइंट मिलते थे, जबकि हर अगले गांव के लिए 100 पॉइंट कम कर दिए जाते थे। 10वें गांव के बाद हर स्थापित गांव को सिर्फ 100 मेरिट पॉइंट मिलते थे। लॉर्ड क्लास के खिलाड़ियों के लिए योग्यता रैंक वास्तव में उनके स्तर और प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण थी। ये कहना कि यह उनका मुख्य आंकड़ा था कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। चूंकि उनकी योग्यता का मूल्य सीधे खिलाड़ी के शीर्षक से जुड़ा हुआ था, जब तक योग्यता मूल्य तक पहुंच जाता, खिलाड़ी का शीर्षक स्वचालित रूप से पदोन्नत हो जाता। अर्थ ऑनलाइन ने उपाधियों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया: बैरन, विस्काउंट, अर्ल, मार्क्विस और ड्यूक। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय की 3 उपश्रेणियां थीं, कुल 15 श्रेणियां। योग्यता के पहले रैंक के लिए 100 अंकों की आवश्यकता थी और उसके बाद प्रत्येक रैंक के लिए आवश्यकता दोगुनी हो गई। इस प्रकार मार्क्विस तक पहुंचने के लिए 204, 800 अंकों की आवश्यकता थी, जबकि ड्यूक की सर्वोच्च उपाधि तक पहुंचने के लिए 1 मिलियन योग्यता अंकों की आवश्यकता थी। मेरिट पॉइंट प्राप्त करना मुश्किल था, आमतौर पर केवल अपने देश के लिए योगदान करके ही प्राप्त किया जा सकता था।
आप आमतौर पर उन्हें केवल सीमा पर ही प्राप्त कर सकते थे, जैसे कि एक क्षेत्र स्थापित करके, डाकुओं और हमलावरों का मुकाबला करके, लोगों की सुरक्षा बढ़ाकर, लड़ाई में भाग लेकर, शहर में महान योगदान देकर और कई अन्य सीमित तरीकों से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उपाधि और प्रादेशिक स्तर सीधे जुड़े हुए थे। क्षेत्रों को उपाधियों के समान स्तरों में विभाजित किया गया था, जिसमें गांवों, कस्बों, काउंटियों, प्रांत और राजधानियों के भीतर 3 उपरैंक थे। यदि किसी क्षेत्र का नेता आवश्यक उपाधियों को पूरा नहीं करता था, तो उस क्षेत्र को पदोन्नत नहीं किया जा सकता था। सिस्टम अधिसूचना। शांघाई गांव की स्थापना के लिए खिलाड़ी क्यू वोई को बधाई। गांव का निर्माण करते समय लॉर्ड्स मैनर स्वचालित रूप से बनाया गया है। इसके अलावा खिलाड़ी 3 यादृच्छिक गांव स्तरीय इमारतों में से एक को भी चुन सकता है। सिस्टम नोटिफिकेशन। 3 यादृच्छिक इमारतें चुनी गई हैं, कृपया उनमें से किसी एक को पूरा करने के लिए चुनें। आप सिटी फैंस, बेसिक ब्लैकस्मिथ शॉप या बेसिक मार्केट चुन सकते हैं। मैं बेसिक मार्केट चुनता हूं। सिस्टम अधिसूचना। भवन चयन समाप्त हो गया है और स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगा। वहां एक गुनगुनाहट और सफेद रोशनी का विस्फोट हुआ। जहां यांग शुओ खड़ा था, वहां एक लिविंग रूम के बाहर जमीन से एक लकड़ी का आंगन उभरा। आंगन के उत्तर पश्चिमी कोने में एक और लकड़ी की इमारत उभरी, जिसे बेसिक मार्केट माना जा सकता है। सिस्टम अधिसूचना। अपने गांव की स्थापना के लिए खिलाड़ी क्यू वोई को बधाई। आपका इनाम 10 किसान है। कृपया उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। सभी पुरस्कार पूरे हो चुके हैं, कृपया उन्हें अपने खाली समय में देखें। ओयांग शुओ ने देखा कि सुनहरा पत्थर धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है। यह तभी फिर से उभरेगा जब क्षेत्र को उन्नत किया जाएगा या उस पर हमला किया जाएगा। सिस्टम अधिसूचना। ऐतिहासिक व्यक्ति शे वानशुई ने गांव के जन्म को देखा है, उसकी वफादारी 5 से बढ़ गई है। सिस्टम नोटिफिकेशन। ऐतिहासिक शख्सियत शे वानशुई की क्यू वोई के प्रति वफादारी 90 अंकों पर है। व्युत्पन्न विशेषता। वफादारी सैन्य मनोबल 10% बढ़ाती है। ओयांग शुओ को इस तरह के सुखद आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। 90 अंकों तक की वफादारी उन्नयन ने शे वानशुई को ओयांग शुओ के प्रति अपना सम्मान बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अगर आपको इसका अगला भाग चाहिए तो लाइक जरूर करें।